बॉल पार्टी। पार्टी एक बहुत बड़े मेंशन में थी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे और हर कोई एक से बढ़कर एक लग रहा था। सब पार्टी में एंजॉय कर रहे थे सिवाय अनोखी के। वो बेचारी एक कोने में बैठी हुई थी और बस अपने दुपट्टे के साथ ही खेल रही थी। इतने सारे लोगों के बीच में भी अनोखी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, कोई डांस कर रहा था तो कोई शराब पी रहा था। सबके बीच में अनोखी बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेस फील कर रही थी। अनोखी न चाहते हुए भी बार बार ऋषभ के बारे में सोच रही थी और उसने बदले हुए तेवर के बारे में जब उसके पास समीर आया। समीर को देखते ही अनोखी ने बहाने बनाते हुए कहा, मुझे पार्वती माँ से कुछ काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। ये कहकर अनोखी बस मुड़ी ही थी कि समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम क्यों मेरे साथ ऐसे बेहवाई कर रही हो जैसे मैं अजनबी हूँ। अनोखी पीछे मुड़ी और उसने परेशान होकर कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो, ऋषभ को बिल्कुल नहीं मेरा तुमसे बात करना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कल उसने मेरे साथ क्या किया है और तुमसे बात कर कर मैं उसके गुस्से को नई हवा नहीं दे सकती। अनोखी की बात सुनकर समीर को हंसी आ गई और उसने कहा, जब ऋषभ भाई तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं है तो फिर क्यों उसकी आज्ञाकारिणी बीवी बन रही हो तुम। समीर अनोखी के करीब आने लगा और उसने कहा, देखो मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं माँ से तुम्हारे और मेरे बारे में बात भी करने वाला हूँ। हमारी तो उम्र भी सेम है, तुम्हारी और मेरी बहुत बनेगी। समीर का इजहार सुनकर अनोखी एकदम से चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बस बूंद बनकर खड़ी थी। समीर अनोखी के और करीब आया और उसके बाल कानों के पीछे करके कहा, अगले महीने मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है और फिर मैं भी सिसोदिया कंपनीज में घुसने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जो खुशी तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। समीर अनोखी के करीब बढ़ता जा रहा था और वो दोनों कोने में खड़े थे, इस वजह से उनको कोई नहीं देख पा रहा। समीर ने प्यार से अनोखी के दोनों गालों पे हाथ रखा और कहा, बोलो अनोखी तुम्हारी हाँ है ना। समीर अपनी सारी हदें पार करने ही वाला था कि अनोखी ने उसे गुस्से में धक्का दे दिया और कहा, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। भले ही उम्र में तुम्हारे जितनी हूँ लेकिन मेरा ओहदा तुमसे बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मेरे बारे में ऐसे ख्यालात हैं। अनोखी ने समीर से एक कदम दूर ले लिया था और वह से जाने ही लगी थी कि समीर अनोख का हाथ पकड़कर उसे बार आया के पीछे लेकर गया और उसे गुस्से से कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को। ये जो तुम इतनी अकड़ रही हो न, ये मेरे बलबूते पे इतनी अकड़ रही हो। समीर ने अनोखी की बात अपने ईगो पे ले ली और उसकी बेइज्जती करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में तो जुबान नहीं थी लेकिन माँ और मैंने मिलकर तुम्हें सवार है और अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे मन करूंगी। अनोखी की आंख में आंसू झलक आए। ये सही है कि उसकी मदद पार्वती और समीर ने की है कॉन्फिडेंट बनने में, लेकिन फिर भी समीर के मुंह से ऐसी बात सुनना अनोखी को अच्छा नहीं लगा। अनोखी ने इमोशनल होकर कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन तुम भी सबकी तरह की निकले। जैसे बचपन से लेकर आज तक सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं वैसे भी तुमने भी कोशिश की। अनोखी ने अपने आंसू पूछे और उसने कहा, आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये कहकर अनोखी बस मुड़ी ही थी कि समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और डेस्परेट होकर कहा, मैंने जो भी कहा अनोखी मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें। समीर ने अनोखी के कंधे पर हाथ रख लिया और कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं पता नहीं क्या करूँगा। समीर ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और वो अनोखी एक होठ चूमने ही वाला था कि अनोखी ने उसे कस के थप्पड़ लगा दिया और कहा, अपनी लिमिट में रहो, मैं भाभी हूँ तुम्हारी और अपनी मर्यादा भूलना मत। समीर बस देखता ही रह गया और अनोखी उसकी आंखों के सामने से चली गई। समीर ने अपने गाल पे हाथ रख कर कहा, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है अनोखी। समीर के दिल में बदले की भावना जग गई थी और अनोखी पार्टी में फिर से वापस चली गई। अनोखी को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने आज तक कभी किसी से ऐसी बात नहीं की। अनोखी गहरी सांस ले रही थी और पानी पी रही थी जब उसको एक आवाज आई, इतनी सुंदर लड़की इतनी घबराहट में अच्छी नहीं लगती। अनोखी पीछे मुड़ी और उसने देखा कि एक ग्रे कलर के सूट में एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था और उसको देखा जा रहा था। अनोखी ने हैरानी से उस आदमी को देखा और कहा, सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, आप मुझे पहचानेगी भी कैसे, मैं तो खुद आज ही ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा देता हूँ।
मेरा नाम देवांग है और मैं वर्मा इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। अनोखी ने कहा, अच्छा तो आप वर्मा अंकल के बेटे हैं। देवांग बहुत ही हैंडसम लड़का था और दिखने में काफी सीधा भी लग रहा था, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितना सीधा है। देवांग ने हंसते हुए कहा, हाँ जी सही पहचाना आपने, लेकिन आप कौन? अनोखी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि वो है कौन। उसका और ऋषभ का रिश्ता इतना उलझा हुआ था कि समझ नहीं पाई कि अपने आप को ऋषभ की बीवी की तरह मिलाए या फिर अनोखी एक अनाथ लड़की की तरह। अनोखी सर झुकाए नीचे कन्फ्यूज खड़ी थी जब पीछे से किसी ने अनोखी के कंधे पे हाथ रख लिया। अनोखी एकदम से चौंक गई और उसने देखा कि बगल में अशोक उसके साथ खड़ा है। अशोक ने हंसते हुए कहा, देवांग बेटा, इतने सालों बाद तुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और हाँ मैं तो तुझ अपनी बेटी अनोखी से मिलवाना ही भूल गया। अनोखी अशोक को देखती ही रह गई और अशोक ने हंसते हुए कहा, ये मेरी बेटी अनोखी है। आज अनोखी को पहली बार लग रहा था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। देवांग ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी कोई बेटी भी है। अशोक ने अनोखी की तरफ प्यार से देखकर कहा, यही तो उस सिसदीय खानदान की बात है कि हमारे बारे में हर किसी को सारी बात पता नहीं होती। देवांग ने कहा, हाँ सही कहा, खैर जो भी है अपनी बेटी है बहुत सुंदर। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन मुझे रहा नहीं जा रहा, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि क्या मैं आपकी बेटी के साथ डांस कर सकता हूँ। अनोखी हैराना हो गई और अशोक ने मुस्कुराकर कहा, अनोखी का हाथ देवांग के हाथों पे देकर कहा, हाँ क्यों नहीं, जाओ डांसाई करो। देवांग ने अनोखी का हाथ अपने हाथ में कस के पकड़ लिया और उसे डांस फ्लोर तक लेकर गया। अनोखी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अशोक करना क्या चाह रहा है। देवांग अनोखी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर तक लेकर गया और बहुत ही सुंदर गाना बज रहा था। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर न पूछो ये क्या हुआ, कुछ ऐसी बात हो गई। देवांग का एक हाथ अनोखी की कमर के ऊपर था तो दूसरे हाथ में अनोखी का हाथ था। अनोखी पहली बार इस तरह का डांस कर रही थी, वो भी किसी अनजबी के साथ, तो वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। अनोखी की नजरें नीचे थी, लेकिन देवांग की नजरें तो जैसे अनोखी की खूबसूरती पर टिकी गई थी। देवांग ने अनोखी के करीब आकर उसके कानों में कहा, बहुत ही सुंदर है आप, मैं बहुत ही लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन आप में एक अलग सी बात है। अनोखी ने अपना मुंह फेर लिया और घबराते हुए कहा, मुझे इस कदर अनजान लोगों से नजदीकियां पसंद नहीं है। इस बात कर देवांग की हंसी छूट गई और उसने थोड़ा सा दूर होकर डांस करते हुए कहा, वैसे आमतौर पर लड़कियां खुश होती है तारीफ सुनकर, लेकिन आपके तो मिजाज ही कुछ अलग है। खैर अच्छा कि आज भी ऐसी लड़कियां हैं जिनमें शर्म और निहज का पर्दा है। अनोखी बस हाँ में सर हिलाई जा रही थी और सोच रही थी कि डांस कब खत्म होगा। अनोखी सबसे हैंडसम आदमी के साथ डांस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। देवांग और अनोखी गाने में हल्के हल्के हिल रहे थे और देवांग बहुत कोशिश कर रहा था अनोखी से बातें करने की, लेकिन अनोखी बस हाँ या ना में ही जवाब देती। और दूर खड़ा हुआ माफिया लाड ऋषभ अनोखी की नजदीकियां अनजान आदमी के सतह देख आग बबूला हो गया था। ऋषभ बस पार्टी में घुसा ही था कि उसकी नज़र डांस फ्लोर पर पड़ी। ऋषभ ने टेबल से शराब का गिलास उठा लिया और अनोखी को देखते हुए पीकर कहा, तुम मेरे सर पर चढ़ गई हो अनोखी, तुम्हें तो मुझे ठीक करना ही होगा। ऋषभ गुस्से में ऊपर वाले गेस्ट हाउस में चला गया। जैसे ही गाना खत्म हुआ अनोखी ने देवांग का हाथ छोड़ दिया और डांस फ्लोर से जाने ही लगी कि देवांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा के कहा, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। अनोखी ने सीधे मन से कहा, मुझसे मुलाकात करके क्या करेंगे, मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी दुनिया से हूँ। ये कहकर अनोखी देवांग का हाथ छोड़कर चली गई। देवांग ने अनोखी को जाते हुए देख मुस्कुरा के कहा, मुलाकात तो तुमसे अब जरूर होगी। क्या देवांग के आने से ऋषभ के दिल की चिंगारी और सुलग जाएगी। तारांकन। अनोखी टेबल पर अकेली बैठी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक पी रही थी जब उसके पास एक वेटर आया और उसने कहा, मैडम आपको पार्वती मैडम ऊपर बुला रही है। अनोखी ने हैरानी से कहा, मुझे? वेटर ने हाँ में सर हिलाया। अनोखी ने इधर इधर देखा, लेकिन पार्वती उसे कहीं नहीं मिल रही थी, तो वो बिना सोचे समझे वेटर के साथ ऊपर चली गई। अनोखी लिफ्ट में चढ़ गई वेटर के साथ और थोड़ी ही देर में लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर आकर रुकी। अनोखी वेटर के पीछे पीछे चलने लग गई और एक कमरे के आगे रुकी। वेटर ने कहा, पर्वत मैडम यही है, आप अंदर चली जाइए।
अनोखी को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अंदर चली गई और अंदर बस कैंडल्स जाली हुई थी। कमरा बहुत ही आलीशान था और कैंडल्स से जगमगा रहा था। अनोखी ने डरते हुए कहा, पार्वती माँ। अनोखी दार उधर देख ही रही थी कि पीछे से उसका हाथ पकड़कर किसी ने खींचा और अपनी बाहों में कैद कर लिया। अनोखी की सांसें थम गई जब उसने देखा कि उसके सामने ऋषभ खड़ा है। आंखों में गुस्सा लिया लेकिन होठों पे झूठी मुस्कुराहट लिए। अनोखी इतना डर गई कि उसके चेहरे से एक भी शब्द नहीं निकला और ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें डांस का बड़ा शौक है न, तो चलो आज तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। ऋषभ ने अनोखी की कमर पर हाथ डाला और कस के पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। अनोखी ने धड़कने तेज हो गई और उसने धीरे से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ऋषभ ने टेढ़ी हंसी से कहा, गैरमर्द के डांस करके आई हो और मुझे कह रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऋषभ ने अनोखी का हाथ कस के पकड़ लिया और उसके हाथ जबरदस्ती डांस करने कहा और गाना भी गाने लगा। अंग लगा देना, मोहे रंग लगा देना, मैं तो तेरी जोगनिया तो जोग लगा दे रे। ऋषभ बड़ी ही बेहरमी से अनोखी के साथ डांस कर रहा था, कभी उसकी कमर पर चुटी कट्टा तो कभी उसके हाथ दबाता। अनोखी को बहुत दर्द हो रहा था और उसने आंखों में आंसू लिए कहा, प्लीज रुक जाइए, दर्द हो रहा है मुझे। ऋषभ ने देवल वाली हास्य से कहा, अभी तो असली दर्द होना बाकी है। ये कहते ही ऋषभ ने टेबल पर से हाथ मारकर कांच का गिलास नीचे गिरा दिया और अनोखी के साथ कांच के टुकड़ों पर डांस करने लगा। ऋषभ को तो जैसे कंचे के टुकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अनोखी दर्द में चिल्ला रही थी, प्लीज जाने दो मुझे। ऋषभ और अनोखी के पैर खूनम खून हो गए, लेकिन फिर भी ऋषभ डांस करने नहीं रुका और उसने कहा, चिल्लाओ मत, डांस करो, तुम्हें तो अच्छा लगता है गैर मर्दों के साथ डांस करना, फिर अपने पति के साथ करने में क्या बुराई है? ऋषभ बिना चेहरे पे शिकन लिए नाचता रहा, लेकिन अनोखी की हालत बुरी हो गई थी। आंसुओं से उसका चेहरा भर गया था और दर्द के मारे उसकी सांसें धीमी हो गई थी और वो ऋषभ की बाहों में बेहोश हो गई। ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर रखा था, बड़े ही रोमांटिक अंदाज में। ऋषभ ने अनोखी के आंसुओं पर उंगली फेरते हुए कहा, अभी तो बस ये शुरुआत, जाने अनजाने तुमने मेरे अंदर का जानवर को जगा दिया है और अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऋषभ के चेहरे पे कहुआफनक हंसी आ गई और अब तो भगवान ही जानता है कि वो क्या करने वाला है। ये ऋषभ को क्या हो रहा है, क्यों अनोखी के लिए इतना जेलस हो रहा है और अब और क्या क्या होने वाले हैं अनोखी के साथ। ... पार्वती, अमन, कामिनी, अशोक और समीर सब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अनोखी का तो कुछ आता पता ही नहीं था। पार्वती से इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ गई वो लड़की? कामिनी ने रहा नहीं गया और उसने कहा, हीरे की कसम माँ जी, इस लड़की के बहुत ही पर निकल गए हैं। जब से अपने इसको सपोर्ट करना शुरू किया है न, आज़ाद पंछी की तरह हो गई है वो। अमन ने कामिनी को कोनी मारते हुए कहा, हमेशा गलत बातें क्यों करती रहती हो, कभी मौके की नज़ाकत भी समझा करो। सब लोग अनोखी के लिए परेशान हो रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे जब ऋषभ उनके पास आया और उसने बड़े ही आराम से कहा, क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो? पार्वती ने कहा, अनोखी कहाँ है, देखा तूने उसको कहीं पर? ऋषभ के चेहरे पे टेढ़ी हंसी आ गई और उसने कहा, जब किसी गरीब लड़की को इस अमीरों वाली दुनिया में लेकर आएंगे तो वो तो बहकेगी ही न, कट रही होगी किसी कोने में मजे। अशोक ने सीरियस होकर कहा, तू बस एक बता कि तूने अनोखी को देखा है या नहीं? ऋषभ ने मुंह बना के कहा, हाँ देखा है उसे, गैलरी में दीवान के साथ बातें कर रही थी, हाथ में शैंपेन का गिलास लिए। ये सुनकर समीर को बहुत ही चिदम हुई और उसने मन में कहा, कितनी चालू लड़की है, मेरे सामने भोले बनने का नाटक कर रही थी और अब दीवान के साथ मजे लू रही है। समीर के दिल में बदले की आगोर भी गहरी हो गई। पार्वती ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, अनोखी इस तरह की लड़की नहीं है, उसे अपनी हदें बहुत अच्छे से पता है। पर वह तो बस अनोखी के पास जाने ही लगी थी कि ऋषभ ने अपना बीच में हाथ अड़ा दिया और कहा, आप क्यों उस लड़की के लिए परेशान हो रही है, मैं घर ले आऊंगा उसको। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अशोक ने हंसते हुए कहा, तू तो अनोखी से नफरत करता है ना? ऋषभ ने एटीट्यूड से कहा, हाँ करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन किसी को घर लाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं किसी अनजान के लिए भी कर दूँ। पर वह तो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी और समझ रही थी कि ऋषभ ने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन उसके दिल में ये भी उम्मीद थी कि क्या पता ये गड़बड़ अनोखी और ऋषभ को करीब ले आए। पार्वती ने कहा, ठीक है हम लोग जा आ रहे हैं, लेकिन अनोखी को सही सलामत घर ले आइयो। ऋषभ ने हल्की हंसी से कहा,
मुझे तो लगता था कि आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यारा करती है, लेकिन आज पता चला कि आपके दिल में तो उस अनजान लड़की के लिए भी बहुत सारी जगह है। पार्वती ने ऋषभ की तरह कदम बढ़ाया और कहा, अनोखी बहुत ही अच्छी लड़की है, उससे नफरत करना छोड़ दे। जब उस प्यारी सी लड़की को अच्छे से जानेगा न तो प्यारा हो जाएगा तुझे उससे। ऋषभ ने मुंह फेर के कहा, प्यार और मुझे कभी नहीं हो सकता, और वो भी उस 2 कौड़ी की लड़की से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अशोक ने कहा, प्यार कब किसी से हो जाए पता ही नहीं चलता। कभी कभी एक मुलाकात और एक नज़र में ही प्यार हो जाता है, और कभी कभी सालों भी कम पड़ जाते हैं। ऋषभ ने मुंह फेरते हुए कहा, प्यार का ज्ञान आप तो नहीं दे तो अच्छा रहेगा। अशोक इससे पहले और कुछ बोल पाता पार्वती ने कहा, ठीक है, तू अनोखी को अपने साथ ले आइयो और हम लोग जा रहे हैं। ये कहकर सारे परिवार वाले चले गए और ऋषभ फिर से गेस्ट रूम में चला गया। रूम में अनोखी बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और उसके दोनों पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी। ऋषभ अनोखी के पास जाकर बेड के सिरहाने पे बैठ गया और उसके माथे पर हाथ रख के कहा, जब पहली बार देखा था तुम्हें तो नफरत हो गई थी तुमसे, लेकिन जब दूसरी बार देखा तुम्हें उस रात की चढ़नी में तो पता नहीं क्यों, लेकिन एक अलग सा ऑब्सेशन हो गया तुमसे। अनोखी बेहोश थी, उसे ऋषभ की कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। ऋषभ ने अनोखी के होठों की तरफ देखकर कहा, ऐसा नहीं है कि तुमसे प्यार हो गया है, मुझे बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तड़प होती है मुझे जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, तो प्यार नहीं है मुझे तुमसे, लेकिन तुम्हें अपनी गुलाम बना के रखना चाहता हूँ। ऋषभ खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी ये दीवानगी कब पागलपन में बदल गई। उसका दिल इतनी जल्दी जल्दी करवटें ले रहा था कि वो खुद भी परेशान था अपने आप से। ऋषभ ने अनोखी के माथे से अपना माथा टच किया और कहा, दुखन तो मेरी मेरी बनेगी, लेकिन तुम मेरी कठपुतली बाकी रहोगी पूरी जिंदगी। क्या ऋषभ तहस नहस कर देगा अनोखी की जिंदगी? क्या उसका ऑब्सेशन इतना बढ़ जाएगा कि अनोखी के साथ साथ खुद भी आग में जल जाएगा? तारांकन, रात 12 बजे। ऋषभ अनोखी को गोद में उठाकर सिसोदिया मेंशन लेकर आया और अब तक सब सो चुके थे घर में, लेकिन पर्वतो अभी भी जगी हुई थी। पार्वती बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी अनोखी को ऋषभ की बहू में देखकर। ऋषभ आराम से अनोखी को उसके कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लिटा दिया। ऋषभ बस कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि पार्वती उसके सामने खड़ी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। ऋषभ ने बड़े ही आराम से कहा, माँ रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाने चाहिए। ये कहकर ऋषभ ने बस अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झिंझोड़ के कहा, ये सब क्या चल रहा है और अनोखी के पैरों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? ऋषभ ने बात को टालते हुए कहा, माँ रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अपनी माँ की बात टालकर ऋषभ आगे बढ़ गया, लेकिन पर्वतो बार बार उसके रास्ते में आ रही थी। पार्वती ने ऋषभ का हाथ पकड़ के कहा, क्यों इस बेचारी लड़की की जिंदगी झरनों बनाने में लगा हुआ है? पार्वती के चिल्लाकर बात करने से ऋषभ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा, मैं बीवी है, मैं उसके साथ जो भी करो, आप कौन हो बोलने वाली? मैं चाहे उसकी जिंदगी झरनों बनाओ या उसे बर्बाद कर दो, लेकिन आपको क्या? ऋषभ की आंखों में एक अलग सा ही पागलपन था और पार्वती ने उससे कहा, तुझे क्या हो गया? तू मेरा बेटा नहीं है। तुझे आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा, तो फिर अब क्या बदल गया? ऋषभ के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सामने इंसान नहीं बल्कि पत्थर की कोई मूर्त रखी हुई हो। ऋषभ ने पार्वती की आंखों में आंखें डाल के कहा, अनोखी मेरी बीवी है और उसके साथ क्या करना है इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, और हाँ, अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी करी तो मैं किसी भी रिश्ते ही मर्यादा नहीं रखने वाला। ये सुनकर पार्वती शॉक हो गई, क्योंकि ऋषभ ने आज तक उससे इस तरीके से बात नहीं करी थी। ऋषभ अक्कड़ दिखाता हुआ चला गया और पार्वती ने परेशान होकर कहा, ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? कहीं गुस्से में आकर ये कुछ गलत न कर दे। मुझे अनोखी को ऋषभ से बचाना होगा, इससे पहले ये कुछ गलत कर दे। क्या पार्वती ऋषभ को अनोखी से दूर रखने में कामयाब हो पाएंगी? तारांकन, अगली सुबह। अनोखी नींद में अपना मुंह कभी इस तरफ करती तो कभी उस तरफ। कल रात की यादों उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और इस वजह से उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया। अनोखी नींद में बहुत ज्यादा डर रही थी और एकदम से उसके अपनी आंख खोली और बेड पे बैठकर गहरी सांसें लेने गई। अनोखी इतनी डरी हुई थी कि वो कांप रही थी और उसी वक्त पार्वती कमरे में आई। अनोखी को ऐसे देखकर पार्वती भागकर उसके पास आई और उसे गले लगा के कहा, बेटा तू ठीक तो है न?
अनोखी पार्वती से गले लगकर रोने लग गई और उसने कहा, नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे ऋषभ से बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे तबाह कर देगा। अनोखी बिलक बिलक कर रोने लग गई और पार्वती ने उसके आंसू पूछ के कहा, मुझे बताएगी भी कि हुआ क्या है। अनोखी ने रोते रोते कल रात जो हुआ वो सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर पार्वती बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अनोखी ने हाथ जोड़कर पार्वती से कहा, माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे ऋषभ से बहुत डर लगता है। अनोखी की हालत संभलने में नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में है। पार्वती ने अनोखी को समझाते हुए कहा, डर क्यों रही है, तू चिंता दारफी, ऋषभ उतना ही तुझे डराएगा। अनोखी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं कर सकती मैं उनका सामना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पार्वती ने अनोखी के चेहरे पे हाथ रखा और कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मेरे पे भरोसा रख। अनोखी पर्वत के गले लग गई और पार्वती उसे संभालने लग गई। अनोखी की हालत बहुत बिगड़ गई थी, उसका रोना था कि बंद ही नहीं हो रहा था। कैसे तैसे पार्वती ने उसे समझाकर फिर सुला दिया। 1 घंटे बाद पार्वती ने अनोखी के ऊपर चादर ढक दी और उसके माथे को चूमकर बाहर चली गई। पार्वती ने सब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पहले वो खुद ही चाहती थी कि अनोखी और ऋषभ का रिश्ता सुधर जाए, लेकिन अब वो समझ गई है कि ऋषभ और अनोखी का मिलना कभी नहीं हो सकता। पार्वती ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई थी और थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ गए थे। सब लोग अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए और नौकरों ने उन्हें खाना सर्व किया। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे, लेकिन पार्वती कुछ खोई हुई सी लग रही थी। पार्वती को परेशान देखकर अशोक ने कहा, क्या हुआ, आज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है। पार्वती ने गुस्से से अशोक की तरफ देखा और कहा, अपने तो सब कुछ खराब करने की सोच रखी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दो। अशोक कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो और कुछ पूछ पाता। ऋषभ नीचे आया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऋषभ बिना कुछ कहे अपनी चेयर पे बैठ गया। पार्वती उसे नफरत भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन ऋषभ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पार्वती ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, मेरी माँ बीमार है तो मैं सोच रही हूँ कि अनोखी को कुछ दिन उन्हें घर रहने को भेजे दूँ। ये सुनकर ऋषभ का खाना बीच में ही रुक गया और सब लोग पार्वती को देखने लग गए। अमन ने कहा, नानी जी की तबीयत खराब है, मैं कल ही उनसे मिलकर आता हूँ। पार्वती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, माँ बहुत दूर रहती है और हम सब बहुत बिजी है, यहाँ पर भी तो काम संभालना है। कामिनी ने कहा, हीरे की कसम, सही कहा अपने माँ जी, यहाँ तो सब बिजी है तो अनोखी का भोपाल जाना ही ठीक रहेगा। सब लोग तैयार हो गए, लेकिन ऋषभ ने चेयर पे हाथ मार कर कहा, कहीं नहीं जाएंगी अनोखी, वो मेरी बीवी है और मुझसे पूछे बिना उसकी जिंदगी का फैसला कोई नहीं कर सकता। सब लोग ऋषभ को देखने लग गए और पार्वती ने उससे कहा, तू कब से अनोखी को बीवी मैंने लग गया? शादी के पहले ही दिन तो तू उसे छोड़कर चला गया था और अब तुझे बीवी याद आ रही है। कामिनी ने भी कहा, हीरे की कसम, ऋषभ को कब से अनोखी की परवाह होने लगी। कहीं इस घर में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही जिससे हम सब अनजान हैं। ऋषभ ने गुस्से से कामिनी को देखा और कहा, भाभी आप चुप रहिए, आपसे कोई बात कर रहा है क्या? कामिनी का मुंह बन गया और अशोक ने ऋषभ का साथ देते हुए कहा, अनोखी पर सिर्फ ऋषभ की मर्जी है और किसी की नहीं। अनोखी ने ऋषभ के साथ 7 फेरे लिए थे, तुम्हारे साथ नहीं। पार्वती ने टेबल पर जबर से हाथ मारा और कहा, अनोखी किसी की जागीर नहीं है, शादी करने से वो किसी की गुलाम नहीं बन गई। पार्वती गुस्से से चेयर से खड़ी हुई और उसने कहा, अनोखी कल सुबह की पहली फ्लाइट से भोपाल जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऋषभ अपनी माँ को गुस्से से देख रहा था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और वो गुस्से से चला गया मेंशन के बाहर। पार्वती ने मन में कहा, अगर तू माफिया लाड ऋषभ है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तारांकन। उसी रात को अनोखी कमरे में सो रही थी जब अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पे उंगलियां फेर रहा है। अनोखी ने डर कर आंखें खोल ली और उसने देखा कि ऋषभ उसके पास बैठा है और उसे गुस्से से देख रहा है। अनोखी बेड से खड़ेना चाहती थी, लेकिन ऋषभ एक ही झटके में उसके ऊपर आ गया। अनोखी की सांसें तेज हो गई थी और उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। ऋषभ ने अनोखी का मुंह जोर से दबा के कहा, सुना है कि कल तुम भोपाल जा रही हो। अनोखी डर के अपना सरनामे हिला रही थी। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी का गाला पकड़ लिया और कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करो मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि अब क्या कह रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। ऋषभ अनोखी के ऊपर था और उसके बहुत करीब भी था। अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो उन दोनों के होठ आपस में टकरा जाते। ऋषभ ने अनोखी को डराते हुए उसका गाला और जोर से दबा के कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर तुमने इस घर के बाहर अपना एक कदम भी बाहर निकाला तो आगा लगा दूंगी तुम्हारी जिंदगी में। अनोखी को इतनी घुटन हो रही थी कि वो बुरे तरीके से खांसने लग गई। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरी कोई बात समझ में अभी रही है या नहीं? अनोखी घुटन के मारे हाँ में सर हिलाने लग गई और ऋषभ ने उसके गालों पर मारते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसी ही मेरी बातें मानती रहो, खुश रहोगी तुम, और अगर मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा कि अपने आप को पहचान नहीं पाऊंगी। ऋषभ का पागलपन उसके सर पे सवार हो गया था। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरी कोई बात समझ में अभी रही है या नहीं? अनोखी घुटन के मारे हाँ में सर हिलाने लग गई और ऋषभ ने उसके गालों पर मारते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसी ही मेरी बातें मानती रहो, खुश रहोगी तुम, और अगर मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा कि अपने आप को पहचान नहीं पाऊंगी। ऋषभ का पागलपन उसके सर पे सवार हो गया था। ... अनोखी को डरा धमका कर ऋषभ कमरे से चला गया और बेचारी अनोखी बिस्तर पर सुकड़ी हुई रोती रही। अनोखी ने हकलाते हुए अपने आप से बातें करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं तो ऋषभ मुझे छोड़ेगा, नहीं, मैं कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। अनोखी बहकी बहकी बातें कर रही थी। वो इतना डर चुकी थी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी और वो कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बज रहे थे और सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, लेकिन सुबह से अनोखी का कहीं नामो निशा नहीं था। पार्वती को बहुत ही चिंता हो रही थी तो वो अनोखी के कमरे में गई और जैसे ही वो कमरे में घुसी उसने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा हो रखा है। पार्वती ने फटाफट लाइट ऑन की लेकिन अनोखी कहीं नहीं थी। पार्वती ने चिंता करते हुए पुकारा, अनोखी। पार्वती बार बार अनोखी को पुकार रही थी लेकिन अनोखी कहीं नहीं थी। सारी तरफ पार्वती अनोखी को ढूंढने लग गई और वो बाथरूम से गुजर रही थी जब उसे कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई। पार्वती ने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और देखा कि अनोखी शावर के नीचे बैठी हुई है। पानी तप तप करके उसके शरीर पर गिरे जा रहा है और वो रोते हुए कुछ कुछ बोले जा रही है। पानी में भीगने की वजह से अनोखी की स्किन वाइट हो गई थी और उसके होंठ कांप रहे थे। पार्वती ने जल्दी से शावर बंद किया और अनोखी पर चिल्ला कर कहा, ये तू क्या कर रही थी? पागल तो नहीं है तू? दिमाग ठीक है तेरा? अनोखी अभी भी चुप थी और नीचे की तरफ देख रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। पार्वती ने गुस्से में कहा, अनोखी मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती है तू? अनोखी ने हल्की सी अपनी नजरें ऊपर करी और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और उसने अपने थरथराते होठों से कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ऋषभ पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा। पार्वती सब समझ रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी अपने बेटे की हरकतों से। पार्वती अनोखी के साथ फर्श में बैठ गई और उसे गले लगा के कहा, मुझे बता हुआ क्या है? अनोखी ने रोते हुए कहा, वो कल मेरे कमरे में आए थे और... अनोखी इतनी डरी हुई थी कि पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रही थी। अनोखी ने डरते डरते शुरुआत से अंत तक की सारी कहानी बता दी थी। ये सब सुनकर पार्वती बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन वो एक बात समझ चुकी थी कि अनोखी ऋषभ का अब ऑब्सेशन बन गई थी। अगर उसे सही समय पे नहीं रुका गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। अनोखी बहुत रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बस ऋषभ का वो खतरनाक चेहरा घूम रहा था। पार्वती ने अनोखी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, शांत हो जा, मैं हूं तेरे साथ। अनोखी इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसने पार्वती का हाथ झटक दिया और कहा, आप समझ नहीं रही है, आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं तो उनके रास्ते में भी नहीं आती, फिर क्यों? अनोखी की आंखों में बहुत सारे सवाल थे लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था। पार्वती ने अनोखी की आंखों में देखकर कहा, तुम भोपाल जा रही हो अभी और इसी वक्त? भोपाल का नाम सुनते ही अनोखी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं तो ऋषभ मेरी जान ले लेंगे। अनोखी फिर से कांपने लग गई। वो दिल की इतनी कमजोर थी कि उसने ऋषभ की दहशत पल ली थी। पार्वती ने गुस्से से अनोखी को झिंझोड़ा और कहा, क्या पूरी जिंदगी डर के रहना चाहती है तू, या फिर ऋषभ के हाथ की कठपुतली बनके?
अनोखी बस रो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पार्वती ने अनोखी से पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह की कमजोर थी? अनोखी ने रोते हुए गर्दन हिलाए और कहा, मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत बहादुर थी। पार्वती ने मुस्कुरा के कहा, बस यही सुनना था मुझे, और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ऋषभ से बहुत दूर चले जाना है और अपने आप को ऐसे बना लेना है कि दुनिया में कोई भी तुम्हें डरा न पाए। अपने आप को ऐसा बना लो कि एक दिन जब ऋषभ तुमसे दोबारा मिले तो उसे एहसास हो कि तुम कोई कमजोर नहीं हो, बल्कि उसको बराबरी की टक्कर देने वाली हो। पार्वती ने अनोखी के दिल में बहुत सारी हिम्मत भर दी और अनोखी ने उससे भोलेपन से कहा, क्या कभी मैं बहादुर बन पाऊंगी? पार्वती ने मुस्कुरा के कहा, हाँ मेरी बच्ची, और अब वक्त आ गया है कि ऋषभ को एक नई अनोखी देखने को मिले। पार्वती ने अनोखी का हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और कहा, अपने आप को इतना बहादुर बना दे कि दुनिया में चाहे कोई भी तेरे सामने आ जाए लेकिन तुझे डरा ना पाए। तू अभी और इसी वक्त भोपाल जा रही है और वहीं शुरू होगी तेरी नई जिंदगी। पार्वती के शब्दों ने अनोखी की जिंदगी में एक नई उम्मीद भर दी थी। क्या अनोखी बदल पाएंगी? क्या भोपाल में शुरू होगी एक नई कहानी? तारांकन। 2 महीने बाद। इन 2 महीनों में एक बार भी ऋषभ ने अनोखी का चेहरा नहीं देखा था। उस रात के बाद से ऋषभ को लग गया था कि अनोखी उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत कम वक्त में अनोखी उसकी दीवानगी बन गई थी और ऋषभ को कोई कमजोर नहीं चाहिए थी। ऋषभ हैरान था ये सोचकर कि इतने कम वक्त में अनोखी कैसे उसके दिल और दिमाग पर इतना हावी हो सकती है। ऋषभ न घर में किसी के साथ बैठता और न ही बातें करता, वो बस ऑफिस जाता और सीधा अपने कमरे में आता। ऋषभ बहुत कोशिश कर रहा था कि अनोखी के बारे में ना सोचे, लेकिन फिर भी बार बार अनोखी का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने आ रहा था। एक रात ऋषभ से रहा नहीं गया, उसके अंदर तड़प होने लगी अनोखी से मिलने की, तो आधी रात को ऋषभ अनोखी के कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही वो अनोखी के कमरे में पहुंचा वो हैरान हो गया पूरे कमरे को बेजान देखकर। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई रह ही नहीं रहा हो। ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया जब उसने देखा कि अनोखी कहीं नहीं है। ऋषभ गुस्से से कमरे से बाहर आया और अनोखी का नाम पुकारना शुरू कर दिया उसने, अनोखी, अनोखी। ऋषभ इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सब लोग ऋषभ का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। अशोक ने ऋषभ से कहा, क्या हुआ, क्यों आधी रात को तमाशा कर रहा है? ऋषभ ने गुस्से में हाथ भींच के कहा, कहाँ है अनोखी? पार्वती चुपचाप बस ये सारा तमाशा देख रही थी। कामिनी ने कहा, हीरे की कसम, आप अब अनोखी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे तो 2 महीने हो गए भोपाल में गए हुए। ये सुनकर ऋषभ की तो पैरों तले जमीन ही निकल गई और उसने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, किससे पूछकर अपने उसे भोपाल भेजा? पार्वती आगे आई और उसने कहा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और एक बात बता, तुझे क्यों अनोखी से इतना फर्क पड़ रहा है? तू तो नफरत करता था ना उससे, फिर क्या फर्क पता है कि वो इस घर में हो या नहीं हो? ऋषभ ने चिल्ला कर कहा, फर्क पता है मुझे। वो लड़की मुझे शादी करके आई थी इस घर में और उसकी हर एक सांस पर बस मेरा हक है। मेरी मर्जी के बिना वो जी नहीं सकती और अपने उसे कहीं और भेज दिया। सब लोग हैरान थे ऋषभ के बर्ताव से कि आखिर उसको हो क्या रहा था। बस अनोखी के नाम की रट उसने लगा रखी थी। अशोक ने चिल्ला कर कहा, बस बहुत हो गया। आज मैं सबके सामने मानता हूँ कि अनोखी से तेरी शादी करके मुझसे बहुत बड़ी गलत हो गई, लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगा तेरा उससे डिवोर्स करा के। बेचारी अनोखी की जिंदगी में अब और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर ऋषभ का और माथा भिनक गया और उसने कहा, अपने जो करना था कर लिया, लेकिन अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अनोखी को आप मेरी जिंदगी में लेकर आए थे, लेकिन उसको कब तक मेरी जिंदगी में रहना है इस चीज का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। ऋषभ तेवर दिखाकर चला गया और कामिनी ने हाथ मसलते हुए कहा, लगता है एक नए धमाके का आगाज होने वाला है। अमन ने कामिनी का हाथ पकड़ा और कहा, फालतू की बकवास बंद करो और ऊपर चलो। अमन कामिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और थोड़ी देर बाद समीर भी अपने कमरे में चला गया। अशोक ने माथे पर हाथ रख के कहा, लगता है अनोखी और ऋषभ की शादी करा के मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। पार्वती ने परेशान होकर कहा, गलती तो आपसे हो गई, लेकिन अब अनोखी और ऋषभ की जिंदगी क्या मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानता। पता नहीं ऋषभ का जुनून कहाँ जाकर खत्म होगा। तारांकन। भोपाल। ऋषभ उसी रात को फ्लाइट करके भोपाल के लिए निकल गया। घर में किसी को नहीं पता था कि ऋषभ आखिर गया कहाँ है।
कुछ ही देर में ऋषभ भोपाल पहुंच गया और उसने प्लेन से उतारते ही कहा, तुमने मुझसे बगावत करने की सोची है न? अब देखो अनोखी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें अपने पैरों पर न ले आया तो मेरा नाम भी ऋषभ सिसोदिया नहीं। ऋषभ को अपने जुनून में सही गलत की कोई पहचान नहीं थी। सिसोदिया बिजनेस हर जगह फैला हुआ था, इसलिए ऋषभ को लेने के लिए उसकी ऑफिस की प्राइवेट कार आ गई। ऋषभ कार में बैठ गया और चल दिया अपनी नानी के घर, जहां वो 2 महीने बाद अनोखी से मिलने वाला था। ऋषभ ने आंखें बंद करके कहा, अनोखी तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी तरफ कितना बड़ा तूफान बढ़ रहा है। ऋषभ के दिमाग में अनोखी को अलग अलग तरह से तकलीफ देने के आइडिया चल रहे थे और उसके दिल को जरा सा भी सुकून नहीं था। कुछ ही देर में ऋषभ की गाड़ी रुकी और वो एक बड़े से घर के सामने रुका जो उसकी नानी का था। ऋषभ फटाफट गाड़ी से उतरा और तेज कदम से चल के घर की डोरबेल बजाने लगा। बार बार डोरबेल बजाने के बाद एक मध्यम उम्र की नौकरानी ने घर का दरवाज़ा खोला। ऋषभ उसको साइड करके आगे बढ़ गया और उसने तेज आवाज में कहा, अनोखी। वो नौकरानी ऋषभ के पीछे आई और उसने कहा, ऋषभ साहब हुआ क्या है? आपकी नानी सो रही है, थोड़ा धीरे बोलिए। ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, अनोखी कहाँ है? नौकरानी ने कहा, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जिसे पर्वतो मैडम ने 2 महीने पहले भेजा था? ऋषभ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसने पूछा, कहाँ है वो लड़की? उस नौकरानी ने कहा, अनोखी तो क्लब गई है। ये सुनकर ऋषभ की आंखें बड़ी हो गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुन लिया। भोली भाली अनोखी जिसे दुनिया की समझ नहीं है वो क्यों क्लब गई है और किसके साथ? कहीं इन 2 महीनों ने अनोखी को बदल तो नहीं दिया? ... 2 मिनट के लिए ऋषभ एकदम सुन्न हो गया और उसने फिर से उस नौकरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। उस नौकरानी ने कहा, अनोखी क्लब गई है अपनी दोस्त मालिनी के साथ। ऋषभ ने अपने मन में कहा, लगता है इस 2 महीने में बहुत ज्यादा पर निकला गए है उसको। ऋषभ ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ रख लिया और पूछा, कौन से क्लब गई है वो? नौकरानी ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भोपाल का सबसे बड़ा क्लब है वो। ये सुनते ही ऋषभ तेज कदमों से चला गया और जाते वक्त बहुत तेज से उसने दरवाजा पटका। नौकरानी ने ऋषभ को देखकर कहा, लगता है साहब बहुत ही गुस्से में है, अब तो अनोखी की शामत आ गई। तारांकन आधे घंटे में ऋषभ अपनी गाड़ी में बैठकर भोपाल के सबसे बड़े क्लब डाक क्लब में पहुंच गया। क्लब के बाहर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में आ रही थी। ऋषभ गाड़ी से बाहर निकला और सीधा क्लब के अंदर चला गया। क्लब के अंदर बहुत तेज गाना बज रहा था। लोग मदहोशी से इधर उधर डांस कर रहे थे। कोई शराब पी रहा था तो कोई अपनी ही दुनिया में मगन था। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी, लेकिन ऋषभ की नजरें सिर्फ अनोखी को ही ढूंढ रही थी। ऋषभ बहुत ही बेताब था अनोखी को देखने के लिए और उससे और सब्र नहीं हो रहा था। कहाँ गई ये लड़की? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने लाख ढूंढा लेकिन अनोखी कहीं नहीं थी। ऋषभ इरिटेट होकर बार काउंटर की तरफ चला गया और बारटेंडर से उसने कहा, मेरे लिए विस्की ऑन रॉक्स। बारटेंडर ड्रिंक्स बनाने लग गया और ऋषभ माथे पर हाथ रख के चेयर पे बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसके पास एक बहुत छोटी ब्लैक ड्रेस पहनकर लड़की आई। वो लड़की ऋषभ के पास आकर खड़ी हो गई और उसने नज़ाकत से कहा, हे हैंडसम। ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, जाओ यहाँ से, मैं मूड में नहीं हूँ। वो लड़की नहीं मानी और ऋषभ की गोदी में जाकर बैठ गई और कहने लगी, मूड अपने आप बन जाएगा, मेरी तरफ देखो तो सही। वो लड़की ऋषभ की गर्दन को चूमने लग गई और ऋषभ उसे हटाने ही वाला था कि इतने में उसकी नज़र पार्टी की सबसे सुंदर लड़की पर पड़ी जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उसके ब्राउन बाल हल्के हल्के तरीके से हिल रहे थे। ऋषभ की सांसें रुक गई थी और उसके लिए वक्त थम गया था जब वो लड़की नज़ाकत से अपनी कमर हिलाने लगी तो और वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ी ऋषभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अनोखी थी। अनोखी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। उसकी हर एक अदा में कुछ अलग सी ही बात थी। अनोखी के चेहरे पे बहुत ही सुंदर मुस्कान थी। वो पहले से पतली हो गई थी और उसके होठों में लाल रंग की लिपस्टिक बहुत ही जांच रही थी और वो मस्ती में झूम रही थी। ऋषभ एक तरीके से अनोखी की खूबसूरती में खो गया था और उसके साथ जो लड़की फ्लर्ट कर रही थी उसने कहा, मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम कहीं और ही देख रहे हो। ऋषभ ने उस लड़की को धक्का देकर गिरा दिया और कहा, आराम से कह रहा हूँ मेरे सामने से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ वो करूँगा कि अपने आप को पहचान नहीं पाऊंगी।
ऋषभ की गुस्सैल आवाज से वो लड़की चली गई और ऋषभ फिर से अनोखी की तरफ देखने लग गया जो बिना किसी परवाह के डांस कर रही थी। अनोखी का अंदाज पूरे तरीके से बदल गया था। हमेशा सहमी हुई रहने वाली अनोखी बहुत ही कॉन्फिडेंट और जिंदा दिल लड़की लग रही थी। ऋषभ शराब पीता रहा और अनोखी को देखता रहा। पता नहीं क्यों लेकिन ऋषभ को बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। ऋषभ ने अपने आप को शराब के नशे में इतना धूत कर लिया कि उसे किसी बात की समझ ही नहीं रही। ऋषभ बस चेयर से उठा ही था अनोखी के पास जाने के लिए कि उसने दूर से देखा कि अनोखी के साथ दो लड़के चिपक चिपक कर डांस कर रहे हैं और अनोखी भी उनके साथ मस्ती से झूम रही है। ऋषभ का सारा शराब का नशा उतर गया और वो गुस्से में अनोखी की तरफ बढ़ा। भीड़ को धक्का देकर ऋषभ अनोखी के पास पहुंचा और अनोखी का हाथ पकड़कर उसने अपनी तरफ खींचा। ऋषभ को देखकर अनोखी की सांसें थम गई और कुछ पल के लिए वो उसे ही देखती रही। अनोखी और ऋषभ पूरे 2 महीने बाद मिल रहे थे और सब कुछ बदल चुका था। ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कानों में कहा, आखिर तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी कि तुम किस तरह की लड़की हो। अनोखी की दिल की धड़कनें तेज थी और उसने ऋषभ को धक्का देकर आंख मारी और कहा, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। ऋषभ सिसोदिया, तुम्हारा वक्त खत्म। ऋषभ ने गुस्से में हाथ भींचते हुए कहा, तुमने शराब पी है। अनोखी ने हल्की मसूकान से कहा, हाँ पी है तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। ये सुनकर ऋषभ चौंक गया और अनोखी फिर से उन्हीं लड़कों के साथ डांस करना शुरू हो गई। ऋषभ बहुत ज्यादा शौक था कि जो अनोखी उसके नाम से भी कांपती है उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। अनोखी के साथ जो लड़का डांस कर रहा था उसने एकदम से अनोखी की कमर पे हाथ रख लिए लेकिन फिर भी अनोखी ने उसे कुछ नहीं कहा और डांस करती रही। ये सब देखकर ऋषभ का गुस्सा आपे से बाहर हो गया था और उसने फिर से अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अनोखी ने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? समझ नहीं आता क्या कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऋषभ ने गुस्से से अनोखी को देखा और कहा, लगता है भोपाल की हवा लग गई है तुम्हें, अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। अनोखी और ऋषभ दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे जब अनोखी के साथ डांस करने वाला लड़के ने कहा, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे छूने से तो तू क्यों तिल मिला रहा है? ऋषभ ने गुस्से से उस लड़के को देखा और अपने दंत बिछने लग गया। उस लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा पंगा ले रहा है और उसने अनोखी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। क्लब में म्यूजिक बजना दम से शुरू हो गया और ऋषभ ने जैसे कि अपनी कमर से बंदूक निकाली। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग गए। ऋषभ ने अपनी बंदूक गुस्से में उस लड़के के सर पर रखी और कहा, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? पत्नी शब्द सुनते ही अनोखी की सांसें तेज हो गई। उस लड़के ने गिड़गिड़ा के कहा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं थी कि ये लड़की आपकी वाइफ है। ऋषभ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था और वो बंदूक की टिग्गर दबाने ही वाला था कि अनोखी ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऋषभ पीछे मुड़ा और उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं। अनोखी और वो एक दूसरे को चैलेंज भरी नजरों से देख रहे थे और सिचुएशन का फायदा उठाकर वो लड़का भाग गया और पूरा क्लब खाली हो गया। क्लब में बस ऋषभ और अनोखी ही रह गए थे और अनोखी ने उससे देखकर कहा, क्या करने आए हो यहाँ पर? ऋषभ ने अनोखी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और अनोखी अपने कदम पीछे लेने लग गई। ऋषभ ने कहा, तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर आने की? अनोखी ने हिम्मत से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे पुरानी अनोखी समझने की गलती मत करना। अब तुम मुझे और नहीं डरा सकते। अनोखी के दिल में भी ऋषभ के लिए बहुत नफरत थी। इन 2 महीनों में सब कुछ बदल गया था और अनोखी का ये नया रूप देखकर ऋषभ और गुस्से में पागल हो रहा था। अनोखी ने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे साथ 2 मिनट भी खड़े रहना पसंद नहीं है मुझे। ये कहकर अनोखी ऋषभ को क्रॉस करके जाने ही लगी थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और तेज आवाज में कहा, कुछ याद ही बदल गई हो तुम, लेकिन तुम्हें कैसे ठीक करना है मुझे अच्छे से आता है। अनोखी जवाब देने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसे एकदम से अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो ऋषभ को धक्का देने लगी, लेकिन ऋषभ अपने ही जुनून में था और उसे रोकना बहुत ही मुश्किल। किस शुरू तो गुस्से में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऋषभ अनोखी के होठों को प्यार से चूमने लग गया और अचानक से अनोखी को भी पता नहीं क्या हुआ और वो भी बहक गई। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे को प्यार से किस करने लगे। उनके बीच जो नफरत थी वो कुछ पल के लिए हट चुकी थी।
किस करते करते ऋषभ की उंगलियां अनोखी के बालों को सहला रही थी और अनोखी ऋषभ के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने बहुत करीब कर रही थी। बहुत ही ज्यादा इंटेंस किस हो गई थी और उनके बीच की गर्मी भी बढ़ गई थी। ठीक आधे घंटे बाद ऋषभ ने अनोखी के होठ छोड़े और वो दोनों गहरी सांसें लेने लग गए। ऋषभ से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपनी दिल की तमन्ना को रोक नहीं पाया और उसने अनोखी को दुल्हन की तरह अपनी बहू में उठा लिया। अनोखी भी शराब के नशे में चूर थी। वो रुकना चाहती थी लेकिन उसकी ख्वाहिशें भी बीच में आ गई थी। अनोखी ने तेज सांसें लेते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। ऋषभ क्लब के बाहर जाने लगा और अनोखी उसकी बहू में झटपटाने लग गई लेकिन ऋषभ नहीं रुका और क्लब से बाहर आ गया अपनी गाड़ी के पास। सड़क एकदम सुनसान थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऋषभ ने पीछे वाला गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अनोखी को साथ लेकर अंदर बैठ गया और उसे फिर से चूमने लग गया। ऋषभ की गाड़ी के शीशे काले थे, कोई नहीं देख पा रहा था कि अंदर हो क्या रहा था। ऋषभ और अनोखी फिर से एक दूसरे के होठों को चूमने लग गए बेसब्री से। एसी में भी दोनों पसीना पसीना हो गए। ऋषभ के हाथ अनोखी के बदन को छू रहे थे और उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे। ऋषभ का हाथ अनोखी की जिप तक पहुंचा ही था कि अनोखी को एकदम से एहसास हुआ कि ये सब गलत हो रहा है। वो एकदम से पीछे हुई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये सब गलत हो रहा है। अनोखी बहुत ज्यादा घबरा रही थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और उसके होठों को सहला के कहा, ये सब कुछ गलत है, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट योर राइट नाउ, और इस वक्त तुम मुझे चाहिए, चाहे मर्जी से या ज़बरदस्ती से। ऋषभ की आंखों में एक अलग सा ही पागलपन सवार हो गया था और इससे पहले वो कुछ कह पाती ऋषभ ने उसके होठों को चूमकर उसे चुप करा दिया और उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। अनोखी की सांसें अटक गई और ऋषभ ने उसके कानों में कहा, आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो और ये रात तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। क्या ये रात अनोखी और ऋषभ की नफरत भरी कहानी की नई शुरुआत होगी? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से अनोखी इतनी बोल्ड हो गई? किसने पिलाई थी अनोखी को शराब? ऋषभ ने एक ही झटके में अनोखी की ड्रेस उसके शरीर से अलग कर दी और पागलों की तरह उसके बदन को चूमना शुरू कर दिया। ऋषभ अनोखी के बदन को बहुत ही प्यार और नज़ाकत से चूम रहा था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। दोनों ही शराब के नशे में धूत थे और उनकी भावनाएं हावी हो रही थी उन पर। ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को हल्के से चूम के कहा, सो स्वीट, आई वॉन्ट यू बेबी। ये सुनकर अनोखी की सांसें बहुत ही तेज हो गई थी और उसकी दिल की धड़कनें थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये पहली बार था जो अनोखी ये सब महसूस कर रही थी और न जाने क्यों ऋषभ के छूने को वो एंजॉय कर रही थी। उसका शरीर अब उसके बस में नहीं था। ऋषभ अनोखी के बदन को बड़े ही प्यार से सहला रहा था और अनोखी भी आंखें बंद करके उसे महसूस कर रही थी और उसकी सिसकारियां थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋषभ और अनोखी कब एक दूसरे को चूमते चूमते मदहोश हो गए पता ही नहीं चला। क्या ये रात ऋषभ और अनोखी के रिश्ते का नया पड़ाव तय कर पाएगा? तारांकन। अगली सुबह ऋषभ और अनोखी एक दूसरे की बाहों में गाड़ी की बैक सीट पे सो रहे थे। सूरज की किरणों के साथ अनोखी की आंखें खुली और अपने आप को ऋषभ की बाहों में पाकर उसे बहुत ही सुकून मिला। अनोखी ने गहरी सांस लेकर मुस्कुरा के कहा, मैं तो तुमसे यहाँ बचने के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी और मेरी किस्मत का एक होना ही लिखा था। ऋषभ अभी भी गहरी नींद में सो रहा था और अनोखी ने प्यार से उसके होठों को सहला के कहा, पता है मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बहुत बहादुर बना लिया था, लेकिन तुमने आकर सब खराब कर दिया। कल रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी और अब तुमसे मुझे कोई नहीं दूर कर सकता। अनोखी फिर से भावनाओं में बह गई। उसका सारा गुस्सा और नाराजगी एक ही झटके में दूर हो गई और वो ऋषभ और अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती थी। अनोखी ऋषभ की बाहों में उसके सीने पे सर रखकर सुकून से लेटी हुई थी जब ऋषभ ने अपनी आंख खोली और जैसे ही उसने अनोखी को अपनी बाहों में देखा उसने बड़ी ही बेरहमी से उसे झटक दिया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मुझसे। ये सुनकर अनोखी ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे छेड़ना बंद भी कीजिए। मुझे पता है कि आप प्यार करते हैं मुझसे और मुझे यहाँ लेने आए हैं। सब कुछ देखकर भी अनोखी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने गुस्से में अपना सर पकड़ लिया और अनोखी ने प्यार से उसके पास आकर कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। ये सुनकर ऋषभ ने अनोखी की तरफ देखा और उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अनोखी की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने कहा, क्या हुआ? हंस क्यों है आप?
ऋषभ ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या फिर एक्टिंग करती हो? अनोखी हैरानी से ऋषभ को देख रही थी और उसने सीरियस होकर कहा, कल हमारे बीच में इतना सब हो गया और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। हम दोनों ने कल एक दूसरे को अपना लिया, तो अब क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल दुख रहे हो? अनोखी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक भी आंसू अपनी आंखों से झलकने नहीं दिया। ऋषभ ने टैडी मुस्कान से अनोखी की ठोड़ी पे हाथ लगाया और कहा, कल रात जो हुआ वो बस हवस थी और कुछ नहीं। ये सुनकर अनोखी का दिल टूट गया। ऋषभ ने अनोखी की भावनाओं को कुचलते हुए कहा, वो क्या है न, कल तो बहुत ही ज्यादा कयामत लग रही थी और मैंने शराब भी बहुत ज्यादा पी ली थी, तो रहा नहीं गया और तुम्हें इस कार में ले आया। अगर तुम्हारे सिवा और कोई लड़की भी होती तो उसके साथ भी मैं ऐसे ही करता। उद्धरण चिन्ह। अनोखी बस बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए ऋषभ को देखे जा रही थी और उसकी भद्दी बातें बर्दाश्त कर रही थी। अनोखी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, तो फिर कल कुछ खास नहीं था हमारे बीच? ऋषभ ने हंसते हुए कहा, तुमसे नफरत करता हूं मैं, तो तुम्हारे साथ कोई भी पल खास कैसे हो सकता है? तुम जैसी लड़कियां बस हवस मिटाने के लिए होती है, दिल लगाने के लिए नहीं। और वैसे भी मेरी मर्जी के बिना भोपाल आई थी न तुम, तो यही सजा है तुम्हारी। ये रात तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगी कि ऋषभ सिसोदिया से पंगा बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार फिर अनोखी का दिल टूट गया और ऋषभ ने उसकी तरफ ऊपर से नीचे देख के कहा, अपने कपड़े पहन लो, नहीं तो अगर मेरा दोबारा मन बदल गया तो एक बार और तुम्हें मेरे नीचे लेटना पड़ेगा। अनोखी की एक आंख से आंसू बह गया और उसने जल्दी से आंसू झटक दिया और हिचकते हुए अपने कपड़े पहन लिए। अनोखी का दिल अभी भी धक धक कर रहा था। ऋषभ उसको बस देखे जा रहा था और अनोखी का गुरूर और हिम्मत तोड़कर उसे बहुत ही सुकून मिला। अनोखी का ज़मीर पूरे तरीके से भीकर चुका था और वो अपने टूटे हुए दिल के साथ गाड़ी में से उतरने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ दिल्ली वापस चल रही हो। ऋषभ अनोखी पे अपना हक जमा रहा था। अनोखी ने गुस्से से ऋषभ की तरफ देखा और एटीट्यूड से हंस के कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अब भोपाल ही मेरा घर है और ऋषभ सिसोदिया तुम में दम है तो मुझे यहाँ से ले जाकर दिखा दो। ऋषभ हैरान था कि अनोखी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ऋषभ ने सारी बात अपने ईगो पर लेकर अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, चलना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ, और तुम में इतना दम नहीं कि मेरे सामने तुम खड़ी हो पाओ। अनोखी ने हंसते हुए कहा, मिस्टर ऋषभ, होंगे तुम बहुत बड़े माफिया, लेकिन अगर असली मर्द हो तो मुझे मेरी मर्जी से यहाँ से लेकर जाओ। ऋषभ गुस्से में अनोखी का हाथ भींच रहा था जब अनोखी ने चैलेंज करते हुए कहा, असली मर्दानगी औरत के शरीर पे नहीं दिखाई जा सकती। अगर मर्द हो तो साबित करो। ऋषभ ने एटीट्यूड से कहा, मैं कितना बड़ा मर्द हूँ ये तो तुमने देख ही लिया होगा कल रात। अनोखी ने भी ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, असली मर्द बिस्तर पर पता नहीं चलता, और वैसे सच बताओ तो कल रात तुम्हारे साथ कुछ मजा नहीं आया, बहुत ही ठंडे थे तुम। अनोखी हंस पड़ी इस बात पर और ऋषभ ने उसका हाथ छोड़ दंत भींचते हुए कहा, तुम्हें असली मर्द देखना है न, तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी से यहाँ से लेकर जाऊंगा, और अगर तुम्हें खून के आंसू न रुला दिए न अनोखी, तो मेरा नाम बदल देना। अनोखी ने हाथ बढ़ा के कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ऋषभ और अनोखी ने हाथ मिलाया और यहीं से उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होने जा रही थी। अनोखी ने झट से अपना हाथ खींच लिया और अपने कपड़े से साफ करते हुए कहा, हाथ गंदा हो गया, घर जाकर नहाना पड़ेगा। ये कहकर एटीट्यूड से गाड़ी का दरवाजा पटक कर अनोखी चली गई और ऋषभ ने उसे जाते हुए देख कहा, अपनी ये अकड़ बहुत ही महंगी पड़ेगी तुम्हें। ऋषभ गुस्से में तिलमिला रहा था जब उसकी नज़र कार की सीट पे पड़ी जिसपे खून के धब्बे थे। ऋषभ ने अपने सर पे हाथ रख के शौक होकर कहा, अनोखी इज वर्जिन। क्या अनोखी के वर्जिन होने से कुछ बदलेगा? क्या ऋषभ अनोखी को भोपाल से ले जाने में कामयाब होगा? लगता है ऑब्सेशन का एक और नया खेल होने वाला। ... ऋषभ की बातों से आंखों का दिल बहुत ही टूटा था और उसे यकीन हो गया था कि अब ऋषभ और उसके बीच में कभी कुछ सही नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही ठीक है। अनोखी कैब करके घर पहुंची और जैसे ही उसने पहला कदम घर के अंदर रखा उसे एक तेज आवाज आई, कहाँ थी तू पूरी रात? अनोखी ने नजरें उठा के देखा कि पार्वती की माँ व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी और थोड़ी सी चिंता में लग रही थी। अनोखी ने अपना दुख छुपा लिया और होठों पे झूठी हंसी से कहा, नानी जी, वो मैं मालिनी के घर रुक गई थी, रात बहुत हो गई थी न इसलिए। अनोखी आगे बढ़ी और उसने नानी जी को गले लगा के कहा, आप चिंता क्यों करती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
नानी ने चिंता करते हुए कहा, बेटा तू नई है यहाँ पर और पार्वती ने तुझे मेरे भरोसे पे यहाँ भेजा है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती उसे। अनोखी ने नानी के माथे पे चूम के कहा, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं यहाँ जब आई थी तो भोली और टूटी हुई थी, लेकिन अब आपके साथ रहकर शेरनी बन गई हूँ मैं। ये सुनकर अनु के होठों पे मुस्कान आ गई और उसने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, मेरी बस दिल से यही दुआ है कि तुझे इस दुनिया में सारी खुशियाँ मिले। नानी ने अनोखी का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ रखा था जब इतने में ही ऋषभ दरवाजे से अंदर आया और उसने कहा, मुझसे नहीं मिलेंगी नानी। नानी चौंक गई और ऋषभ की तरफ देखकर खुश होकर कहा, तू कब आया। ऋषभ को देखते ही अनोखी के जख्म ताज़ा हो गए और ऋषभ अनोखी की तरफ देखते हुए नानी की तरफ बढ़ा और अपने घुटनों की तरफ बैठकर नानी का हाथ थाम के कहा, मैं कल आया था, वो आपकी याद बहुत आ रही थी तो सोचा कि आपसे मिल लूं। नानी ने खुशी से ऋषभ को अपने गले लगा लिया और कहा, मेरे बच्चे तुझे आज यहाँ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। नानी ऋषभ पर बहुत प्यारा बरसा रही थी और ऋषभ की शक्ल देखकर भी अनोखी को गई हो रही थी। अनोखी बस पीछे मुड़ी ही थी कमरे में जाने के लिए कि नानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये मेरा नाती है ऋषभ, इसे तो तू जानती ही होंगी। ऋषभ अनोखी को टैडी मुस्कान से देख रहा था और अनोखी ने एटीट्यूड में कहा, नहीं मैं नहीं जानती इनको। नानी ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ऋषभ ये है अनोखी, पार्वती की सहेली की दोस्त जो 2 महीने पहले यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, और अनोखी ये है मेरा प्यार नाती ऋषभ जो मेरी आंखों का तारा है। नानी अनजान थी कि ऋषभ और अनोखी का क्या रिश्ता है क्योंकि पार्वती ने अपनी माँ से झूठ कहा। ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनोखी की तरफ जाकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा के कहा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर अनोखी। ऋषभ के चेहरे से तो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी, उसे तो ऐसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अनोखी ने ऋषभ की हाथ की तरफ देखा और उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रहा है, मैं चलती हूँ। ये कहकर अनोखी अपने कमरे में चली गई और ऋषभ बस अपने हाथ ही बिछते रह गया। ऋषभ ने मन में कहा, अनोखी मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश कर सकती हो कर लो, लेकिन नट में तुम्हें आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। मेरे सिवा तुम्हारी कभी कोई मंजिल ही नहीं हो सकती। ऋषभ जाती हुई अनोखी को देख रहा था जब नानी ने कहा, बहुत ही प्यारे लड़की है। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ वाकया में बहुत ही प्यारी लड़की है। नानी की नौकरानी ब्रेकफास्ट टेबल सजा रही थी, लेकिन कल रात का ऋषभ के गुस्से को देखकर वो समझ गई थी कि अनोखी और ऋषभ की कोई तो कहानी है। ऋषभ ने अपनी नजरें घुमाए और उस नौकरानी को देखते हुए कहा, अब वही खड़ी रहेगी या फिर नानी को नाश्ता भी खिलेंगी। नौकरानी घबरा गई और फटाफट नानी के पास आ गई और उसकी व्हीलचेयर पे हाथ रख लिया। नानी ने ऋषभ से कहा, तू भी जाकर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा दिल्ली से जो आ रहा है। हाँ में सर हिलाकर ऋषभ अपने कमरे में चला गया जो अनोखी के बगल में था। ऋषभ अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया और अनोखी ने कमरे में घुसते ही गहरी सांस ली और अपने दिल पे हाथ रख के कहा, मुझे अपने आप को समझना होगा, इससे पहले ऋषभ के झांसे में आ जाऊं मैं। कल की रात बस एक धोखा था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने आप को कैसे तैसे समझाकर अनोखी नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद अनोखी अपने शरीर पे वाइट टॉवल लपेटकर बाहर आई और वो सर नीचे करके अपने गीले बालों पर हाथ फेरकर उसे सुखाने लग गई जब उसे एक आवाज आई, गीले बालों में और भी कयामत लगती हो तू। ये आवाज सुनकर अनोखी एकदम से चौंक गई और उसने नजरें ऊपर करके देखा कि ऋषभ उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है, आराम से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर। अनोखी ने डर के अपने सीने पे हाथ रख लिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अनोखी बस एक टॉवल में थी और वो डर के बाथरूम में वापस जाने ही लगी थी कि एकदम से उसका पैर स्लिप हो गया, लेकिन इससे पहले वो गिर पाती ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनोखी और ऋषभ एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। वक्त जैसे थम सा गया था और ऋषभ ने अनोखी के हाथ को कसके पकड़ के कहा, तुम वजन हो, ये बात तुमने बताई क्यों नहीं पहले। अनोखी ने ऋषभ को धक्का दे दिया और अपने पैर पे संभल कर कहा, तो इस बात से क्या ही फर्क पता है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी विर्जिनिटी छीन ली, अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तुम बेशक पहले मर्द होंगे मेरे जिस्म को छूने वाले, लेकिन आखिरी नहीं होंगे। इस बात से ऋषभ को गुस्सा आ गया और उसने अनोखी को दीवार पर धक्का दे दिया और उसके सर के पास हाथ लगाकर उसे कैद करते हुए कहा, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जिंदगी का पहला मर्द और आखिरी दोनों ही मैं हूँ। तुम्हें हाथ लगाने का हक किसी का नहीं है। आज से तुम सिर्फ मेरी हो।
ये सुनकर अनोखी की धड़कनें बहुत तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसके अपने इमोशंस को छुपाते हुए ऋषभ के गालों पर उंगली चलाते हुए कहा, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही रात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ऋषभ ने हंसते हुए अनोखी के टॉवल पे हाथ लगाया और उसे एक हाथ से पकड़ते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों से प्यार नहीं होता, तुम तो बस दिल बहलाने की चीज हो मेरी, और जब तक मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना लेता मुझे चैन नहीं आएगा। ऋषभ ने अनोखी का टॉवल बहुत कस के पकड़ लिया और एक ही झटके में टॉवल को उसके शरीर से अलग कर दिया और अनोखी की तो वही सांसें अटक गई और पानी की बूंदें उसके माथे से तप तप करके बह रही थी। क्या सच में ऋषभ को अनोखी से प्यार हो गया है या फिर ये बस कुछ पल का अफेक्शन है? अनोखी बस देखती ही रह गई और ऋषभ ने उसका टॉवल लेकर साइड में फेंक दिया। अनोखी की धड़कनें तेज हो गई और ऋषभ ने उसे ऊपर से नीचे तक देख के कहा, वैसे कुछ भी कह लो लेकिन तुम्हारे शरीर पर मेरे दांतों के निशान बहुत ही अच्छे लगते हैं। अनोखी ने झट से बेड से चादर निकलकर अपने शरीर को ढक लिया और कहा, ये से बाहर जाओ। ऋषभ ने अनोखी की तरफ कदम बढ़ा के कहा, अगर मैं न जाऊँ तो तुम क्या कर लूंगी? अनोखी ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? बिल्कुल भी। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, शर्म कैसे, जब तुम्हारे साथ रात बिता चुका हूं तो अब शर्म की क्या जरूरत है? अनोखी गुस्से से ऋषभ को देख रही थी जब ऋषभ ने उसके पास आकर कहा, वैसे सच बताओ तो एक रात से मेरा मन नहीं भरा और मुझे और तड़प हो रही है तुम्हें छूने की, तो क्यों न एक बार फ्री एक दूसरे की बाहों में आ जाए। इस बात पर अनोखी को बहुत ही बुरा लगा और उसने कहा, मैं कोई बाजारों औरत नहीं हूं कि तुम्हारा जब मन आएगा मेरे पास आ जाऊंगा और जब मन करेगा तो मुझे कूड़े की तरह फेंक दोगे। ऋषभ बस अनोखी को देखता रहा जैसे वो उसको दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अनोखी ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, निकल जाओ मेरे कमरे से, नफरत करती हूं मैं तुमसे। ऋषभ ने अनोखी की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसके गालों को हल्के से चूम के कहा, जितनी नफरत मुझसे करनी है कर लो, लेकिन याद रखना कि तुम अब से सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ऋषभ ने आखिरी बार अनोखी को देखा और फिर उसके कमरे से चला गया। ऋषभ के जाते ही अनोखी बेड पे गिर गई और उसने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऋषभ की हर एक बात से मुझे क्यों दुख हो रहा है? मेरा दिल क्यों बहक रहा है? अनोखी अपने दिल में होने वाले बदलाव से बहुत ज्यादा परेशान थी। न चाहते हुए भी ऋषभ की बातें याद कर करके उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ रहे थे। अनोखी ने अपने आंसू पूछे और कहा, मुझे ऋषभ से दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे दिल के लिए अच्छा नहीं है। अनोखी ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन क्या वो ऋषभ से दूर रह पाएंगी? आधे घंटे बाद अनोखी ने पिंक कलर की कुर्ती पहनी, पजामी के साथ और व्हाइट रंग का दुपट्टा लेकर कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। अनोखी कमरे से बाहर जैसे ही निकली उसने देखा कि नानी और ऋषभ साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। अनोखी ऋषभ को इग्नोर करके दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि नानी ने उसे टोका, बेटा नाश्ता तो कर ल। अनोखी ने नजरें चुरा के कहा, नानी मैं वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं रास्ते में खा लूंगी। ऋषभ अनोखी को बिना पल के झपकाए देख रहा था और उसे खुशी हो रही थी कि अनोखी को उसके आने से बहुत फर्क पड़ रहा है। नानी कुछ कहने ही वाली थी कि अनोखी फटाफट घर से बाहर चली गई और वो कैब कर ही रही थी कि इतने में उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी, ब्लैक हॉर्डर सिटी। अनोखी ने मुंह बना के कहा, मुझे कल तूने उस क्लब में अकेला छोड़ दिया और अब तू मुझसे मिलने आई है। गाड़ी में अनोखी की दोस्त मालिनी बैठी हुई थी। मालिनी बहुत ही बिंदास लड़की थी और खूबसूरत भी, लेकिन अनोखी जितनी नहीं। मालिनी ने यार माफ कर दे। अनोखी ने गुस्से में कहा, तू मुझसे बता मत कर, मैंने कल तरसे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी लेकिन तू मेरे लिए शराब ले आई थी। मालिनी ने छोटी सी हंसी से कहा, अरे यार मैं तो बस चाहती थी कि तू लाइफ को एंजॉय करे, लेकिन तेरे दिमाग में हर वक्त वो ऋषभ ही घूमता रहता था। अनोखी ने गुस्से से कहा, उसका नाम मत ले और तू जा यहाँ से, मुझे नहीं जाना तेरे साथ कॉलेज। अनोखी आगे चलने लग गई और मालिनी अपनी गाड़ी उसके पीछे पीछे चलाने लग गई और उसने कहा, यार आखिरी मौका दे दे, पक्का अब कभी नहीं करूंगी कोई भी शरारत। मालिनी बारे बार बोलती रही और थक हार कर अनोखी पीछे मुड़ी और उसने कहा, ठीक है मैं तेरे को आखिर मौका दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। मालिनी खुश हो गई और अनोखी उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। मालिनी ने गाड़ी चलाते हुए कहा, आज तो कुछ अकाज सी लग यही है, सब ठीक तो है ना? अनोखी ने सर पे हाथ रख के कहा, कुछ ठीक नहीं है, ऋषभ वापस आ गया है। ये सुनकर मालिनी ने एकदम से ब्रेक लगाया और कहा, क्या तेरा पति ऋषभ वापस आ गया है?
मुझे सारी बातें बता। अनोखी ने कल रात से लेकर सुबह तक की सारी बात मालिनी को बता दी और मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तेरा पति को बहुत ही डेयरिंग है, कुछ तो बात होंगी उसमें तभी तू अपना होश खो देती है। मुझे मिलवा न कभी अपने पति से। अनोखी ने मुंह बना के कहा, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप कॉलेज चल और फिर मिलकर डीडे करते हैं कि उस ऋषभ का करना क्या है। मालिनी ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज पहुंच गए। अनोखी फटाफट गाड़ी से निकल गई और उसने कहा, मैं अपनी सारी क्लासेज खत्म करके तुझे पार्किंग में मिलती हूँ। मालिनी ने हाँ में सर हिलाया और अनोखी चली गई। 5 घंटे बाद एक के बाद एक अनोखी अपनी सारी क्लासेज अटेंड करती रही, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऋषभ ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ ने कोई जादू कर दिया हो और अनोखी उसकी तरफ खींची जा रही है। सारी क्लासेज खत्म होने के बाद अनोखी पार्किंग की तरफ जा ही रही थी कि उसका फोन बजा। अननोन नंबर से कॉल आ रहा था तो अनोखी ने पहले तो फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन बार बार बजे जा रहा था तो अनोखी ने साइड में होकर पजोने उठा लिया और कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ आवाज आई, कॉलेज से सीधा घर आना, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अनोखी ने आवाज पहचानते हुए कहा, नहीं होंगी मैं सीधा घर क्या कर लूंगी तुम। ऋषभ ने गुस्से में कहा, ये भोपाल है दिल्ली नहीं है और यहाँ पर शाम का वक्त औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। अनोखी ने चीर के कहा, तुम मुझे मत बताओ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अनोखी ने फोन काट दिया और कॉरिडोर में चलने लगी। सब स्टूडेंट्स जा चुके थे और कॉरिडोर एकदम खाली था। अनोखी अपना फोन स्विच ऑफ कर ही रही थी कि उसका किसी ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अनोखी एकदम से चौंक गई और उसने देखा कि अमित उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे गंदी नजरों से देख रहा है। अमित अनोखी से 1 साल सीनियर है और कॉलेज का गुंडा भी, और जब से अनोखी कॉलेज में आई है उसने अनोखी का जीना मुश्किल कर रखा है। अमित ने रेड शर्ट पहन रखी थी और ब्लू जीन्स और एकदम लोफर जैसी थी उसकी पर्सनैलिटी। अनोखी ने सीरियस होकर कहा, अमित मेरा हाथ छोड़ो। अमित ने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे खाली क्लासरूम में घसीट लिया और कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो मुझे, मैं बहुत ही प्यार करता हूँ तुमसे। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। अमित पागलों जैसे बातें कर रहा था, लेकिन अनोखी ने उसे धक्का देकर कहा, मेरे पास आने की कोशिश मत करना नहीं तो। अनोखी बस जाने ही लगी थी कि सारी बातें अमित ने अपने ईगो पे ले ली और कहा, नहीं तह कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम, मैं थक गया हूँ तुम्हारे पीछे भागते भागते और चाहे आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। अमित ने अनोखी की चुन्नी पकड़ कलर फेंक दी और उसको बेंच के ऊपर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गया। अनोखी पसीना पसीना हो गई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अनोखी ने हकलाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। अनोखी झटपटाते लगी, लेकिन अमित ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज तो मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित ने अनोखी की बाजू पकड़ के फेंक दी और उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। अनोखी रो रही थी, झटपटा रही थी, प्लीज रुक जाओ। अमित नहीं रुका और हैवानों की तरह अनोखी के कपड़े फाड़ने लगा और कहने लगा, तुमने बहुत तरसाया है मुझे, लेकिन अब तुम तरसोगी। तुम्हारा आज वो हाल करूंगा कि दोबारा मुझे मना करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। अमित एकदम हैवान लग रहा था और अनोखी की चीखें उसने अपना हाथ रखकर दबा दी और उसके बदन को छेड़ने लगा। क्या अनोखी बर्बाद हो जाएंगी किसी गुंडे के हाथों? क्या होगा जब अनोखी के साथ हुई बदसलूकी का ऋषभ को पता चलेगा तो? ... अमित अनोखी के बदन को छू रहा था और अनोखी बार बार चिल्ला रही थी। अनोखी ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। अनोखी बहुत बुरे तरीके से रो रही थी, लेकिन अमित को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। अमित ने अनोखी के बाल पकड़ के कहा, आज तेरा वो हाल करूंगा कि मुझे अपनाने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं होगा तेरे पास। अनोखी दर्द में चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे जाने दो। अनोखी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मैट ने बड़ी ही हैवानियत से उसके बाल पके और उसे चूमने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे करदिरों में किसी के चलने की आहट आई। अमित एकदम से घबरा गया और उसने अनोखी को जमीन पे पटक दिया और कहा, जा का दिन याद रखना, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो कल मैं तुम्हारी इज्जत को ऐसे ही तार तार कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अनोखी दर्द में जमीन पे पड़ी हुई थी, वो इतने सदमे में थी कि उसका दिमाग भी काम करना बंद हो गया था। अमित ने अनोखी के हाथ पर पैर रख कर कहा, और हाँ, मुझसे बचने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम जहाँ जाओगी मुझे वहीं पाऊंगी।
अमित पागल था अनोखी के लिए और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। अमित ने अनोखी को वहीं छोड़ दिया और बचते बचाते क्लासरूम से भाग गया। अनोखी सिकोड़कर वही जमीन पे रो रही थी और उसने दर्द में कहा, हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्यों मेरे नसीब में इतने दर्द लिखे हैं? अनोखी अपनी जिंदगी को कोस रही थी जब उसी वक्त क्लासरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर मालिनी आई। मालिनी अनोखी का बाहर पार्किंग में इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत देर बाद अनोखी नहीं आई तो मालिनी उसे ढूंढने लग गई और आखिरकार मालिनी को अनोखी मिल ही गई, लेकिन उसे अनोखी इस हालत में मिलेगी ये उसने सोचा भी नहीं था। मालिनी अनोखी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दंग हो गई। वो भगती हुई अनोखी के पास आई और उसने कहा, ये सब कैसे हुआ? मालिनी ने अनोखी की कमर पे हाथ रखा और उसे खड़ा करने की कोशिश करने लग गई। अनोखी दर्द में कुलमुला रही थी और मालिनी को देखते ही वो उसके गले लगकर रोने लगी। मालिनी को अनोखी पर बहुत ही तरस आया और उसने उसकी कमर पर हाथ रख के कहा, मुझे बताएगी भी कि हुआ क्या है? किसने की है तेरी ये हालत? अनोखी ने घबराते हुए रोते बिलखते हुए कहा, वो अमित ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, बहुत ही गंदा आदमी है वो। उसने मेरे कपड़े फाड़े और मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करी। अनोखी ने रो रो कर मालिनी को सारी कहानी बता दी और अनोखी की दर्द भरी सिसकारियां थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सुनकर मालिनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने कहा, मैं उस अमित को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तेरे साथ बदसलूकी करने की? मालिनी बस खड़े ही होने वाली थी कि अनोख ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और रोते हुए कहा, मुझ बस घर ले चल, मैं उस अमित को देखना भी नहीं चाहती। अनोखी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वक्त की नज़ाकत को समझकर मालिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कॉलेज से बाहर लेकर चली गई। अनोखी के फाटे हुए कपड़े और उसके बिखरे हुए बाल उसकी कहानी बता रहे थे। अनोखी इतनी डरी हुई थी कि वो अभी भी कांप रही थी और उसके होठ थरथरा रहे थे। मालिनी ने फटाफट गाड़ी चलाए और अनोखी को घर लेकर गई। पूरे रास्ते अनोखी चुप थी और उसके साथ जो हुआ उसको याद कर करके उसका खून खोल रहा था। मालिनी अनोखी को अपने घर लेकर गई। मालिनी घर में अकेले रहती थी और उसके माँ बाप दूसरे शहर में। मालिनी ने अनोखी को आराम से सोफे पे बिठाकर उसे पानी पिलाया और उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, शांत हो जा, कुछ गलत नहीं हुआ है, तेरी इज्जत अभी भी तेरे पास ही है। अनोखी ने रोती हुई आंखों से मालिनी को देखा और कहा, लेकिन कब तक? हमेशा मैं ही क्यों लोगों की हवस का शिकार बनती हूँ? मैं भोपाल आई थी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ मेरे साथ। अनोखी मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। वो जिंदगी से इतना हार चुकी थी कि उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मालिनी ने अनोखी को गले से लगा लिया और कहा, संभल अपने आप को, तुझे मजबूत बनने में इतने दिन लगे हैं, तू ऐसे हार नहीं सकती। अनोखी रोए जा रही थी लेकिन मालिनी उसकी हिम्मत बन के खड़ी थी उसके साथ। मालिनी ने अनोखी को खूब समझा और उसे समझा बुझा कर आराम से वही सुला दिया। यहाँ अनोखी दुख से हार कर सो रही थी और वहाँ ऋषभ घर में पागलों की तरह अनोखी का इंतजार कर रहा था। अनोखी का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। ऋषभ ने गुस्से से फोन पटक के कहा, कहाँ हो तुम अनोखी? बहुत पैर निकल आए हैं तुम्हारे, तुम्हें तो ठीक करना ही पड़ेगा। ऋषभ गुस्से में आग बबूला हो रहा था और बेसब्री से अनोखी का इंतजार कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे लेकिन अभी भी अनोखी का कोई पता नहीं था। ऋषभ का गुस्सा तो आप से बाहर ही हो गया। वो गुस्से में अपने हाथ मसल रहा था और ये तो भगवान ही जानता था कि वो अनोखी का क्या हाल करने वाला था। नानी आज अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी तो ऋषभ घर में अकेला था और एक ही झटके में उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। उसने अनोखी के पीछे अपने एजेंट भी लगा रखे थे लेकिन किसी को नहीं पता कि अनोखी आखिर है क्या। देखते ही देखते 2 घंटे और बीत गए और रात के 12 बज रहे थे। ठीक 12 बजे अनोखी ने स्पेयर चाबी से घर का दरवाज़ा खोल और उसने जैसे ही घर की हालत देखी वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। अनोखी का चेहरा लाल पड़ गया था और आंखें सोज गई थी रो रो कर, लेकिन ऋषभ को अपने गुस्से के आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अनोखी ने इधर उधर देख के कहा, ये सब? ऋषभ अनोखी के सामने खड़ा था और गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था। अनोखी बहुत ही बेजान फील कर रही थी, उसे बस सुकून चाहिए था। ऋषभ ने चिल्लाकर अनोखी से पूछा, कहाँ थी तुम पूरा दिन? अनोखी ने एक पल के लिए ऋषभ को देखा और उसका गुस्सा देखकर कहा, प्लीज़ मुझे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी है।
ये कहकर अनोखी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर कहे हंस लिया और कहा, तुम सजाती क्या हो अपने आप को? मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पता। ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था और अनोखी ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है कल कहना, लेकिन प्लीज आज मुझे बख्श दो। अनोखी फिर से मोहित जाने के लिए, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपने बहुत करीब कर लिया और गुस्से से अनोखी की आंखों में देख के कहा, मैंने पूछा कहा थी तुम, और इसका जवाब मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। ऋषभ ने गुस्से से अनोखी के कंधे पे हाथ रख रखा था। वो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे अनोखी की आंखों में दर्द और आंसू दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ऋषभ अनोखी के होठों के बहुत करीब आ गया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, सब बताओ, किसी लड़के के साथ थी न तुम? ये सुनकर अनोखी की एक आंख से आंसू बह गया और ऋषभ ने उसके कंधे को और भी जोर से दबा के कहा, बताओ न किसके साथ थी तुम? ऋषभ गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी बात सुनकर अनोखी को बहुत ठेस पहुंची और वो बस बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी। ऋषभ ने और जोर से चिल्ला कर कहा, बोलती क्यों नहीं हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अनोखी ने रोते हुए कहा, इतना मत गिरो कि उठ न पायो। ऋषभ ने गुस्से में कहा, गिरी हुई तो तुम हो, पति होते हुए भी गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। अनोखी ने दुखी होकर ऋषभ को धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया और उसे उंगली दिखा के कहा, नहीं आती मुझे शर्म, मैं चाहे किसी के भी साथ हूँ, लेकिन तुम्हें क्या है? और मैं कोई तुम्हें अपना पति नहीं मानती, क्यूबन की तुम्हें भी हर मर्द की तरह सिर्फ औरत की बर्बादी पसंद है और कुछ नहीं। ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था और अनोखी ने उसे उंगली दिखा के कहा, ऋषभ सिसोदिया, पहले एक अच्छे मर्द बनकर दिखाए, फिर पति बनने की बात करना। अनोखी ने अपने दिल की सारी भड़ास निकला दी और जाने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसे गोदी में उठा लिया और कहा, बहुत जुबान चलने लगी है न तुम्हारी, लगता है तुम अपनी असली औकात भूल गई हो, तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। ऋषभ के चेहरे पे एक खौफनाक हंसी थी और अनोखी ने उसके सीने पे गुस्सा मारते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। अनोखी ऋषभ के सीने पे गुस्सा मारती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ तो किसी और ही दुनिया में है। उसके ऊपर सनक सवार हो गई थी और अपने गुस्से की हद तो वो भी ठीक से नहीं जानता था। अनोखी चिल्लाती रही, लेकिन ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे अपने कमरे में ले गया। ऋषभ ने अनोखी को बेड पे पटक दिया और अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, जब तुमसे शादी करी थी तब ही मुझे पता था कि तुम बुलंदिग हो। जहाँ पैसे वाला मर्द मिलता है वही चली जाती हो, तो अब बताओ कि कौन सा मर्द भाग गया है तुम्हारे दिल को? ऋषभ बहुत गंदी बातें कर रहा था और अनोखी ने घिन करते हुए कहा, नफरत है मुझे तुमसे और मैं उस पल को कोसती हूँ जब मैं शादी के लिए तुम्हारा साथ मंडप में बैठी थी। अनोखी बेड से खड़ी होने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसको धक्का दे दिया कर उसके ऊपर आ गया। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे के बहुत करीब थे और यहाँ तक कि उनकी सांसें भी आपस में मिल रही थी। अनोखी को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाए रखी थी। ऋषभ ने अनोखी की थोड़ी गुस्से से पकड़ी और कहा, मुझसे शादी करके पछता रही हो, तभी तो किसी और मर्द के साथ थी तुम। अनोखी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम होश में नहीं हो, कल बात करूंगी मैं तुमसे। अनोखी ऋषभ को धक्का दे रही थी, लेकिन ऋषभ ने उस पर अपना पूरा बॉडी वेट डाल दिया और अनोखी का बाल खींच के कहा, उस आदमी का तो दिमाग खराब होगा ही जिसकी तुम जैसी बीवी हो। मैं तुम्हें आखिर मौका दे रहा हूँ, मुझे बता दो कि तुम किसके साथ थी और हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें बख्श दो। अब अनोखी को डर लगने लगा था, क्योंकि ऋषभ एकदम साइको लग रहा था। अनोखी ने चिल्ला कर कहा, मैं किसी के भी साथ नहीं थी, छोड़ो मुझे। ये सुनकर ऋषभ और भी गुस्सा हो गया और इससे फिर अनोखी और कुछ कह पति ऋषभ ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। अनोखी ने ऋषभ की कमर पर घुसा मारना शुरू कर दिया, लेकिन ऋषभ को अपने गुस्से के सामने और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऋषभ अनोखी के होठों को काटता रहा और बेरहमी से उसके बदन को दबाता रहा। अनोखी के लिए ये सब इतना ज्यादा हो रहा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और ऋषभ एक किश के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करने लगा। अनोखी ने उसे दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ कब बहक गया उसे पता ही नहीं चला और वो अनोखी के बालों को सहलाते सहलाते उसे किश करने लग गया, लेकिन अनोखी नहीं बहकी और मौका मिलते ही उसने ऋषभ को धक्का दे दिया और जल्दी से बेड से उठ गई। अनोखी के होठ लाल हो गए थे और कोने से खून निकला रहा था। अनोखी की आंख से आंसू बह रहे थे और ऋषभ ने उसे गुस्से से देखकर कहा, अभी और इसी वक्त मेरे पास आओ, नहीं तो।
ऋषभ अनोखी को देखी जा रहा था और अनोखी ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अनोखी की आंख से आंसू लगातार बह रहे थे लेकिन चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अनोखी ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिना कपड़ों के ऋषभ के सामने खड़ी हो रही। ऋषभ का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? बंद करो ये हरकत और कपड़े पहनो अपने। अनोखी ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहा, क्यों पहनो में कपड़े? आखिर तुम्हें यही तो चाहिए था ना? तुम्हें अपनी हवस ही तो मिटानी है, तभी तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक यहाँ आए हो। अनोखी की आंखों में बहुत दर्द था और आज वो पीछे नहीं हटने वाली थी। अनोखी ऋषभ के करीब आई और उसने कहा, पत्नी नहीं चाहिए तुम्हें, बस कोई शरीर चाहिए हवस मिटाने के लिए, तो आओ और कर लो अपनी हसरत पूरी। ऋषभ ने अपनी नजरें फेर ली लेकिन अनोखी नहीं मानी। वो ऋषभ की बाहों में बैठ गई और उसने इमोशनल होकर कहा, नोच डालो मेरे शरीर को, आखिर तुम आदमियों को बस यही तो आता है। कर लो अपनी हसरत पूरी और जब तक मन न भर जाए तब तक मुझे नोच खाओ। ऋषभ अनोखी की आंखों में देखने लग गया और उस पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अनोखी बिना कपड़ों की थी और उसे ऐसे देखकर कोई भी मर्द बहक जाता, लेकिन ऋषभ को कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो अनोखी को अपने ऊपर से हटाने ही वाला था कि अचानक से उसकी नज़र अनोखी के घायल कंधे पे गई जहां पर उंगलियों के निशान थी। ऋषभ की आंखों में गुस्सा आ गया और उसने अनोखी की थोड़ी को प्यारा से हाथ लगा के कहा, किसने किया है ये सब? अनोखी की नज़रें झुक गई और वो रोते हुए कहने लगी, चाहे किसने भी किया हो लेकिन तुम बस अपनी हसरत मिटाओ, आज से अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ऋषभ ने अनोखी के आंसू पूछे और गुस्से में तिलमिला के कहा, मुझे बस उस शख्स का नाम बताओ, तुम्हारी कसम खाता हूँ कि तबाह कर दूंगा उसको। अनोखी ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें क्या फर्क पता है? ऋषभ ने चिल्लकर कहा, मुझे फर्क पता है, गॉड डैम इट। क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। क्या जज्बातों की लहर ऋषभ के दिल को झिंझोर रही है? क्या वो अनोखी के आंसू का बदला ले पाएगा? डॉट 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 डॉट। ऋषभ ने अनोखी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी हर बात से फर्क पता है क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। ऋषभ की आंखों में इतनी सच्चाई थी कि अनोखी भी दंग रह गई कि वो सच बोल रहा है या झूठ। ऋषभ अनोखी को देखी जा रहा था जब अनोखी ने दुख भरी हंसी से कहा, ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है क्योंकि तुम्हें तो शादी का ठीक से मतलब भी नहीं पता और बीवी शब्द तुम्हारे मुंह से खोखला लगता है। ऋषभ ने अनोखी को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और कहा, कपड़े पहनो अपने। ऋषभ ने एक पल के लिए भी अनोखी को हवस भरी नजरों से नहीं देखा लेकिन अनोखी ने उसके पास आकर कहा, बस भू करो ये ड्रामा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भोपाल यहाँ मेरा जिस्म पाने के लिए ही तो आए हो, तो फिर अब हिचक कैसे? आज तो मैं बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो कर क्यों नहीं लेते अपनी हसरता पूरी? अनोखी की बातों से ऋषभ का खून खोल रहा था और उसने अपने माथे पे हाथ रख के कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ? अनोखी ऋषभ के सीने से लग गई और कहने लगी, छुआ न मुझे, आखिर तुम मर्द लोगों को बस यही तो चाहिए होता है। तुम लोग बस औरत के शरीर को रोंदना चाहते हो और कुछ नहीं। हर मर्द की नजरें बस या तो औरत के सीने पे होती है या उसकी तंगी के बीच। तुम पूरी मर्द जात ही खराब हो। ऋषभ गुस्से में अनोखी को अपने से दूर करने लगा लेकिन अनोखी ने भी जककर ऋषभ को पकड़ रखा था, क्यों शर्म रहे हो? कर लो न अपनी हसरत पूरी, कम से कम जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम मुझे छोड़ तो दोगे। मैं थक गई हूँ ये रोज रोज के तमाशे से। अनोखी की भावनाएं उस पर बहुत भारी हो गई थी और वो अपने आप को संभल नहीं पा रही थी। ऋषभ की सब्र भी टूट गया था और उसने गुस्से में अनोखी को धक्का दे दिया और अनोखी जमीन पे गिर गई। अनोखी आंखों में आंसू लिए ऋषभ को देखती रही। ऋषभ ने गुस्से में उसको उंगली दिखा के कहा, मेरे साथ फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने कपड़े पहनो। अनोखी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो इतना टूट गई थी कि उसने शर्म का लिहाज किसी भी चीज का मान नहीं रखा। अनोखी को देखकर ऋषभ और गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने बेडशीट बेड से हटाकर अनोखी के ऊपर डाल दी और कहा, आज जो तुमने हरकत की है वो दोबारा मत करना, नहीं तो नम्रा वो रूप दिखाऊंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएंगी। ये कहकर ऋषभ गुस्से से तिलमिलाता हुआ चला गया और अनोखी रोने लगी। अनोखी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये उसने क्यों किया, लेकिन वो तो बस अपन दिल का दर्द निकलना चाह रही थी। पूरी रात अनोखी जमीन पे बैठी रही और रोती रही। रात के 3 बजे ऋषभ दबे पाँव से अनोखी के कमरे में आया और उसको ऐसे जमने पर पड़ा हुआ देखकर उसके दिल को बहुत ही ठेस पहुंची।
अनोखी ने अपने शरीर पर बेडशीट लपेट रखी थी और सिकोड़ कर सो रही थी। उसके चेहरे पे आंसू के निशान थे जो पता नहीं क्यों लेकिन ऋषभ को बहुत ही बेचैन कर रहे थे। ऋषभ कमरे के अंदर आया और अनोखी को उसने अपनी बाहों में उठा लिया प्यार से और बेड पर लिटा दिया। ऋषभ ने अनोखी के सर पर हाथ फेर के कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होता देख सकता। पता नहीं तुमने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया है, लेकिन तुम्हारे आंसू चुभते हैं मुझे। अनोखी चुपचाप बिना किसी सोच के सो रही थी और ऋषभ उसके बालों को सहलाए जा रहा था। ऋषभ को अंदाजा भी नहीं था कि उसका दिल क्यों उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अनोखी के हर एक आंसू का उसे हिसाब लेना है। अगले दिन सुबह की किरणें जैसे ही कमरे में आई, अनोखी ने अपनी आंखें खुली और उसका सर बहुत ही तेजी से दर्द कर रहा था। अनोखी ने अपना सर पकड़ लिया और कल रात के बारे में याद करते हुए उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया कल। अनोखी को बहुत पछतावा हो रहा था और उसका दिल तो और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक बात परेशान कर रही थी कि कल ऋषभ के पास पूरा मौका था उसे छूने का, लेकिन फिर भी क्यों ऋषभ ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अनोखी सर पके हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी जब उसे एक भारी आवाज आई, लगता है मेरे बारे में सोच रही हो। ये आवाज सुनकर अनोखी चौंक गई और उसने नजरें घुमा कर देखा कि दरवाजे पर ऋषभ खड़ा हुआ है और ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, अपना ब्लैक कोट पहने हुए। ऋषभ बड़े स्टाइल से खड़ा था और बिना पलके झपकाए अनोखी को देखे जा रहा था। अनोखी ने ऋषभ को देखकर बेडशीट अपन सीने से चिपका ली और नजरें फेरते हुए कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। कल रात के लिए अनोखी इतनी शर्मिंदा थी कि ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। ऋषभ कमरे के अंदर आया और उसने कहा, कल रात तो मेरे से चिपक रही थी, फिर अब क्या हुआ, क्यों ढक रही हो अपने आप को। अनोखी ने अंजर फेर के कहा, कल मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे नफरत है तुमसे, मैं कभी तुम्हारे करीब आना भी पसंद नहीं करूंगी। ऋषभ के चेहरे पे हंसी आ गई और अनोखी की ठोड़ी पे हाथ रखकर उसने कहा, यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो ना कि तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं है। न चाहते हुए भी अनोखी ऋषभ की आंखों में खो गई और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। ऋषभ और अनोखी बस एक दूसरे को देखी जा रहे थे जब अचानक से अनोखी का फोन बजा और उसने अपनी नजरें फेर ली। अनोखी ने अपना फोन साइलेंट करके ऋषभ से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ऋषभ ने एक कदम दूर ले लिया और कहा, कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं आज खुद तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलूंगा। कॉलेज का नाम सुनते ही अनोखी घबरा गई और उसने डरते हुए कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आराम करना चाहती हूँ। अनोखी के बहाने ऋषभ समझ रहा था और उसने स्ट्रिक्ट होकर कहा, तुम मेरे साथ कॉलेज चल रही हो और ये बात फाइनल है। ऋषभ के हुक्म चलाने से अनोखी बहुत ज्यादा चीड़ गई और उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे से, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते तुम मुझे। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी का मुंह जोर से पकड़ लिया और कहा, अपने आप को ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, मैं कोई लट्टू नहीं हूँ तुम्हारे पीछे समझी, और न ही मुझे तुम्हें कॉलेज ले जाने का कोई शौक है। अनोखी ने थोड़ी सी सहम गई ऋषभ के गुस्से से और ऋषभ ने उसकी आंखों में देख कर कहा, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नानी से पड़ता है। उन्होंने मुझे कहा है कि आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करो और मैं कभी अपनी नानी की बात नहीं टालता। अनोखी बस ऋषभ को देखे जा रही थी और ऋषभ ने कहा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम जल्दी ही नीचे नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, याद रखना कि मैं अभी भी वही ऋषभ हूँ जो एक ही झटके में तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। ऋषभ कुछ अलग सा ही लग रहा था आज, पता नहीं क्यों, लेकिन अनोखी को महसूस हो रहा था कि जैसे आज कुछ तो होने वाला है। ऋषभ ने आखिरी बार अनोखी को देखा और उसने कमरे से चला गया। अनोखी ने अपना सर पकड़ के कहा, मैं तो ऋषभ से बचने के लिए भोपाल आई थी, लेकिन फिर मैं क्यों उसकी आंखों की गिरफ्त में फंसती जा रही हूँ। अनोखी अपने दिल से परेशान थी जो उसके साथ अटखेलियां खेल रहा था। 1 घंटे बाद अनोखी अपनी पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट में तैयार होकर नीचे आई और ऋषभ उसका सोफे पे बैठकर इंतजार कर रहा था और अपने फोन पे बात कर रहा था और बहुत ही गुस्से में लग रहा था। अनोखी ऋषभ के सामने आकर खड़ी हो गई और ऋषभ जोर से फोन पे चिल्ला रहा था, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और याद रहे कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसकी तकरार अनोखी से हो गई। ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, उसने कहा, तुम्हें सेंस नहीं है क्या कि किसी की बातें ऐसे नहीं सुनते हैं। अनोखी ने मुंह बना के कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, मैं तो बस नानी को ढूंढ रही थी।
अनोखी इधर उधर देखने लग गई लेकिन नानी का कोई पता नहीं था। ऋषभ ने कहा, नानी हॉस्पिटल में है, आज उनके कुछ टेस्ट होने हैं इसलिए उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। ऋषभ ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। ऋषभ बस मुड़ा ही था जाने के लिए कि अनोखी ने कहा, मैं अकेले चली जाऊंगी मालिनी के साथ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋषभ ने अनोखी को देखा और एक एब्रो ऊपर करके कहा, जब तक तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ा हुआ है तब तक तो मुझे चिंता करने की जरूरत है। एक बार डाइवोर्स हो जाने दो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अनोखी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। डाइवोर्स का नाम सुनते ही उसे अजीब का महसूस होने लगा। अनोखी ने कहा, क्यों मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी परवाह है, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम नफरत करते हो मुझसे। ऋषभ ने चिल्ला कर कहा, हाँ नफरत करता हूँ मैं तुमसे और बहुत नफरत करता हूँ। एक कहकर ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीट कर घर से बाहर लेकर गया। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। ऋषभ ने अनोखी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे जबरदस्ती अपनी BMW में बिठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पे आ गया। अनोखी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऋषभ ने गाड़ी में चाइल्ड लॉक लगा रखा था। अनोखी ने चीख के कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ऋषभ ने बिना अनोखी को देखे कहा, तुम्हारा पति समझता हूँ मैं और उस नाते मेरा जो मन करेगा मैं जो करूँगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अनोखी की बोलती बंद हो गई और ऋषभ ने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। पूरे रास्ते खामोशी थी और अनोखी चुपके चुपके ऋषभ को देखी जा रही थी। आज ऋषभ के अंदाज बहुत ही बदले हुए थे। वो बार बार अनोखी को अपनी बीवी कहे जा रहा था जब अनोखी से वो नफरत करने के दावे करता है। कुछ ही देर में गाड़ी कॉलेज के सामने आकर रुकी और अनोखी फटाफट गाड़ी से उतरकर चली गई। अनोखी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और ऋषभ की गाड़ी तस से मस नहीं हुई और वो अनोखी को देखी जा रहा था। अनोखी का दिल कह रहा था कि आज कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अनोखी ऋषभ को इग्नोर करके कॉलेज के अंदर चली गई और वाई उसे मालिनी भी मिल गई। मालिनी ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, मुझे तो लगा कि आज तू कॉलेज ही नहीं आएंगी, अब तेरी तबीयत कैसी है? अनोखी ने परेशान होते हुए कहा, मैं नहीं आना चाहती थी लेकिन वो ऋषभ है न, लेकिन तू उसकी बात छोड़ और सारी क्लासेज में मेरे साथ ही रही हो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो अमित फिर से न आ जाए। मालिनी ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं न। उस मैट को तो देख लूंगी आज मैं और उसकी प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करके उसे कॉलेज से निकलवा न दिया न तो मेरा नाम बदल दियो। अनोखी का हाथ पकड़कर मालिनी उसे क्लास में लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद और बच्चे भी क्लास में आने लगे और आखिर में अमित अपने आवारा दोस्तों के साथ क्लास में आया। अमित को देखते ही अनोखी घबरा गई और कल रात का सीन उसकी आंखों में घूमता रहा। अनोखी के हाथ कांपने लगे और ऋषभ ने उसके डेस्क पर हाथ रखते हुए डैडी हंसी से कहा, कल रात तो बहुत ही सुनहरी नींद आई होंगी तुम्हें। अमित अनोखी के बाल छेड़ रहा था और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। आखिर गुंडा जो था वो कॉलेज का। अनोखी नजरें झुकाकर बैठी रही और उसके हाथ और होंठ बड़े ही बुरे तरीके से कांप रहे थे। मालिनी जो अनोखी की सतह बैठी हुई थी उसने गुस्से में कहा, अपनी हद में रहो नहीं तो। अमित ने मालिनी को इग्नोर कर दिया और अनोखी के गालों पर हाथ फेर के कहा, कल जो काम अधूरा रह गया था आज उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अनोखी ने डरते हुए अमित को देखा और उसकी सांसें ही कुछ पल के लिए बंद हो गई हो। अमित अनोखी को गंदी नजरों से देख रहा था और मालिनी उसे सबक सिखाने ही वाली थी कि इतने में टीचर आ गई क्लासरूम में और सब चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गए। अनोखी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अगले ही पल उसके साथ क्या हो जाएगा। टीचर ने बुक उठाकर बस कहा ही था, सो स्टूडेंट्स। वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाए और इतने में एटीट्यूड और अरोगेंस से ऋषभ क्लासरूम में घुसा और सब उसे देखते ही रह गए। ऋषभ को देखते ही अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। सारे क्लासरूम में बातें शुरू हो गई, अरे यार कौन है ये हैंडसम लड़का? इतना खूबसूरत मर्द मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अनोखी को जलन हो रही थी जब ऋषभ को देखकर लड़कियां आहें भर रही थी। मालिनी ने अनोखी को कोनी मारते हुए कहा, तेरा पति क्या कर रहा है यहाँ पर? अनोखी की तो बोलती ही बंद हो गई और ऋषभ ने अपनी स्लीव्स रोल करते हुए गुस्से में कहा, हाँ तो कौन था वो जिसने अनोखी सिसोदिया को अपने बाप की जागीर समझा? पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे को देखने लग गए।
टीचर ने कहा, कौन है आप, और ऐसे क्लासरूम में नहीं आ सकते। ऋषभ ने टीचर को देखकर अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शुश, जब मैं बात करता हूँ तो सब सुनते हैं बस। अब कौन सी हद पार करेगा ऋषभ अनोखी के लिए। ... ऋषभ की आंखें देखकर टीचर भी चुप हो गई और ऋषभ ने फिर से सबको देखकर कहा, किसी को मेरी बता सुनाई नहीं दी क्या? मैंने पूछा कि किसने साथ लगाया, अनोखी सिसो दिया। ऋषभ की आंखें इतने गुस्से से भरी हुई थी कि अनोखी भी उससे डर रही थी। ऋषभ का ऑरा ही ऐसा था कि सब लोग उससे डर रहे थे। ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, अनोखी इधर आओ। ऋषभ ने अनोखी को देखा और अनोखी डरते हुए चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ा और कहा, आखिरी बार पूछोगा और अगर इसके बाद भी मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसने हाथ लगाया अनोखी को? ऋषभ का हाथ पकड़ने से अनोखी के दिल में एक भरोसा सा जाग गया कि अब तो चाहे भगवान भी आ जाए लेकिन उसका कोई हक नहीं बिगाड़ सकते। ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो खुद भी अपने बस में नहीं था और अगले ही पल वो क्या कर दे इस बात की किसी को भी कोई खबर नहीं थी। ऋषभ सबको घूर रहा था और मोहित बड़े ही एटीट्यूड से खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने लगाया था इसको हाथ, अब बता क्या कर लेगा तू? ऋषभ गुस्से में अपने हाथ खींचने लग गया, यहाँ तक कि जिस हाथ से उसने अनोखी का हाथ पकड़ रखा था वो भी उसने जोर से दबाया। अनोखी को दर्द तो बहुत हो रहा था लेकिन मौके की जज़ाकत की वजह से वो सब दर्द चुपचाप सहती रही। ऋषभ गुस्से में तिलमिला रहा था और अमित बड़ा हीरो बनता हुआ अपनी सीट से बाहर आया और उसने हंसते हुए कहा, बहुत ही कड़कल माल है ये और इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमित के पीछे पीछे उसके लोफर दोस्त भी आने लग गए। अमित ऋषभ के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अनोखी को देखते हुए कहा, मैं तो इस साली को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था लेकिन ये तो नखरे दिखाने लगी, इसका तो कल ही काम तमाम कर देना चाहिए था मुझे। अनोखी को बहुत ही शर्म आ रही थी ये सब सुनकर और उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। ऋषभ चुप खड़ा था लेकिन उसके दिल में ज्वालामुखी जग रहा था। अमित ने ऋषभ के कंधे पे हाथ रख के कहा, लगता है तो भी इस लड़की का दीवाना है लेकिन तू तो को बहुत बड़ा आदमी लगता है और हमसे उम्र में बड़ा भी है, फिर इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दे और अपने लिए कोई अमीरजादी पता ले। ऋषभ बस सुन रहा था और अपने दंत भींच रहा था। अमित ने अनोखी की तरफ ऊपर से नीचे तक देख के कहा, मुझे नहीं पता था कि तेरे इतने दीवाने हैं और वैसे हो भी क्यों ना, आखिर इतना कातिल फिगर जो है तेरा। अनोखी ने रोते हुए कहा, चुप हो जाओ प्लीज। अनोखी की जिंदगी का सबके बीच में तमाशा बन के रह गया था और टीचर थी कि खुद डर के मारे कोने में खड़ी हुई थी क्योंकि उसको इस वक्त अपनी जान प्यारी थी। अमित ने अनोखी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं होगा मैं चुप, सच तो सच है। इतनी खूबसूरत हो तुम कि तुम्हारे तो हर लड़का हम बिस्तर करना चाहता है अपने साथ। अमित के सारे दोस्त अनोखी पर रह रहे थे और अनोखी ने अपना हाथ चोरवाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज जाने दो मुझे। अमित अनोखी का हाथ पकड़कर खींच ही रहा था कि ऋषभ ने गुस्से में कहा, छोड़ उसका हाथ। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये लड़की सिर्फ मेरी है, इसके पीछे अपना वक्त जाया मत कर। ऋषभ ने दंत पिसते हुए कहा, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अनोखी का हाथ छोड़। अमित ने ऋषभ को सीरियसली नहीं लिया और कहा, अच्छा ठीक है, पहले मेरा मन भर जाने दे इससे, फिर मैं तुझे इसको दे दूंगा और अगर ज्यादा सब्र नहीं हो रहा तो क्यों न दोनों एक साथ ही इसके साथ शुरू हो जाए। अनोखी दहाड़ कर रोने लगी और ऋषभ का सब्र का बांध भी टूट गया और उसने अमित का हाथ पकड़कर एक ही झटके में उसे जमीन पे पटक दिया। सब देखते ही रह गए। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया, तुझे पता नहीं है कि ये लड़की कौन है और मेरे लिए क्या है। तुझे मैंने मौका दिया था लेकिन अब तो जान ले लूंगा मैं तेरी। ऋषभ के चेहरे पे हैवानियत आ गई थी और अब तो अमित की पंख भी गीली हो रही थी। वो ऋषभ को ऐसे ही कोई अमीर ज्यादा समझ रहा था लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं था कि ऋषभ तो बाप है उसका। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया और अपना कोट उतारकर कमरे में कहीं फेंक दिया और शर्ट रिलल कर ली। ऋषभ की नसें साफ दिखाई दे रही, वो हॉट ही लग रहा था और साथ के साथ बहुत डेंजरस भी। ऋषभ ने अमित का काला पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, अब देखा कैसे मैं अनोखी के हर एक आंसू का कतरा तेरे आंसुओं से निकलता हूँ। ऋषभ ने अमित को जोर से घुसा मारा और एक ही घुसे में अमित के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। अमित तो एक ही घुसे में ढेर हो गया और उसके सारे दोस्तों से दूर खड़े हो गए। क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स डर रहे थे लेकिन ऋषभ को अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
ऋषभ अमित का काला पकड़कर उसे क्लासरूम में बाहर लेकर गया और पूरे कॉरिडोर में उसे मारता हुआ लेकर गया। सब बच्चे अपने अपने क्लासरूम से निकल गए और पूरे कॉलेज में हंगामा सा छह गया, लेकिन ऋषभ को रोकने वाला कोई नहीं था। सारे टीचर्स बस तमाशा देख रहे थे। ऋषभ अमित को घसीटकर ग्राउंड तक लेकर गया और उसे गैर गैर के मारने लगा। अमित ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दो, मैं अब आगे से ऐसा कुहक नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अनोखी को आज के बाद देखूंगा भी नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। ऋषभ ने अमित के पेट पर घुसा मारते हुए कहा, अनोखी वो उस दिन ऐसे ही चिल्ला रही थी तो क्या तुमने उस दिन उस पर रहम किया? ये कहकर ऋषभ उसे जोर जोर से मारने लगा। अमित के चेहरे से खून निकल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन ऋषभ के सीने में दिल नहीं था रहम करने के लिए। ऋषभ अमित को मारता गया और कहने लगा, अनोखी को कैसे हाथ लगा लिया तूने? वो बस मेरी है और मेरी चीजों को हाथ लगाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता मैं। अनोखी साइड में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। उसने ऋषभ के अब तक सारे रूप देख रखे थे, लेकिन ऋषभ का ये रूप सबसे अलग था और सबसे भयानक भी। ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और उसने अपन कमर से बंदूक निकाली और अमित के हाथ की तरफ निशाना लगाते हुए कहा, इन्हीं हाथों से तूने अनोखी को हाथ लगाया था ना, अब देख तू। बंदूक देखकर सब लोग पीछे पीछे हो गए और सबकी सांसें थम गई। भोपाल में आज तक इतना बड़ा हंगामा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ऋषभ भोपाल आए और तमाशा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ऋषभ भूल गया था कि अमित बस एक 21 साल का लड़का है। ऋषभ को अपने जिद और जुनून के सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अमित ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया मुझे जाने दो, मैं कभी अनोखी के आसपास नहीं आऊंगा, मैं ये कॉलेज ही छोड़कर चला जाऊंगा। अमित के मुंह से खून निकले जा रहा था और वो ऋषभ से जान की भीख मांग रहा था, लेकिन ऋषभ के चेहरे पे शिकन नहीं आई और उसने खौफनाक हंसी से कहा, मुझे दया नहीं आती बच्चे, क्योंकि मेरे सीने में लाल दिल नहीं कला दिल है जो सिर्फ बर्बादी करना जानता है। ऋषभ पूरा हैवान लग रहा था, हाथों में बंदूक लिए और बिखरे हुए बालों के साथ। ऋषभ बस रीगा दबाने ही वाला था कि अनोखी ने भागकर आई और अमित के सामने खड़ी हो गई। अनोखी ने घबराते हुए कहा, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषभ ने गुस्से से कहा, अनोखी मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो। अनोखी ने डरते डरते कहा, नहीं तो क्या मुझे भी जान से मार दोगे तुम? ऋषभ किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था और उसने अनोखी को धक्का देकर साइड में गिरा दिया और फिर से ट्रिगर दबाए। अमित भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना घायल था कि उसके पैर भी नहीं हिल रहे थे। अनोखी की धड़कनें तेज ही गई कि कहीं ऋषभ अपने जुनून में कुछ गलत न कर बैठे, और ऋषभ बस गोली चलाने ही वाला था कि अनोखी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरी कसम रुक जाओ नहीं तो मेरा मारा मुंह देखोगे। ये सुनकर ऋषभ रुक गया और गुस्से में उसने अमित के पेट पे लात मारते हुए कहा, आगे से अनोखी के रास्ते में मत आइयो नहीं तो मार मार कर अधमरा कर दूंगा, न जीने के लायक छोड़ूंगा न मरने के लायक। ऋषभ ने अनोखी की तरफ कदम बढ़ाए और अनोखी उसे डर रही थी। अनोखी घसीट कर पीछे हो रही थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और सबको देखकर कहा, इस लड़की को अपनी नजरों से उतार लो सब। अगर किसी ने इसको हाथ लगाया या इसके साथ कोई बदसलूकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ की आंखों से ही सब डर गए और हाँ में सर हिलाने लगे। ऋषभ ने पूरे हक के साथ अनोखी का हाथ और पूरे कॉलेज के सामने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर गया। ऋषभ ने अनोखी को गाड़ी में धक्का दे दिया और खुद ही ड्राइविंग सीट पे आ गया। अनोखी इतनी सहमी हुई थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और ऋषभ गुस्से में गाड़ी चला रहा था। ऋषभ इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि उसने किसी भी सिग्नल पे कोई ध्यान नहीं दिया और बस पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगा। अनोखी बहुत ज्यादा डर रही थी और उसने कहा, गाड़ी रोको। ऋषभ नहीं रोका, उसके शरीर पे तो जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। अनोखी ने ऋषभ के कंधे पे हाथ रख के कहा, प्लीज रुक जाओ, मुझ घबराहट हो रही है। ऋषभ ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और स्टीयरिंग व्हील पे मारते हुए कहा, मैं उस लड़के को जान से मार देना चाहता था, तुमने क्यों रोका मुझे? ये कहकर ऋषभ ने और तेजी से गाड़ी चलना शुरू कर दी और अनोखी ने डरते हुए कहा, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अनोखी की आंखों में आंसू तक आ गए थे और ऋषभ ने किसी और ही रास्ते ही गाड़ी चला दी जो एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। अनोखी को बहुत घबराहट हो रही थी तो वो रोने लग गई और इसी बीचे सामने से एक ट्रक चलता हुआ आया। ऋषभ गुस्से में बैलेंस नहीं संभल पाया और गाड़ी इधर उधर मोड़ने लग गया।
ट्रक के कार के बहुत करीब आते ही अनोखी का चीख निकल गई, ऋषभ के पास और कोई रास्ता नहीं था और उसने पेड़ पे ले जकरा गाड़ी दे मारी। अनोखो का सर सीधा डैशबोर्ड पर लगा और ऋषभ ने सर पे हाथ फेर के कहा, शिट। ऋषभ जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और अनोखी की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकला। अनोखी होश में थी और उसके माथे से हल्का सा खून निकला रहा था। अनोखी का सर चक्र रहा था और ऋषभ ने उसे गले लगाकर साइको की तरह बेहवाई करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ऋषभ की बाहों में अनोखी को घुटन हो रही थी और उसने ऋषभ को धक्का देकर अपने से दूर करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, ये सब तुम क्या करे जा रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि आज तुम किसी की जान लेने जा रहे थे? ऋषभ ने जोर से अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, हाँ पता है, और अगर तुम बीच में न आती तो उसकी जान ले चुका होता मैं। अनोखी हैरान थी और उसने अपने माथे पे हाथ रख के कहा, पूरे तरीके से हैवान बन चुके हो क्या तुम? घिन आती है मुझे तुमसे। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिए और कहा, जितनी घिन करनी है कर लो मुझसे, लेकिन अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो मैं जान ले लूंगा उसकी, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। ऋषभ की आंखों में एक अलग सा ही पागलपन था जिसे देखकर अनोखी ने कहा, लेकिन क्यों? हमारा तो नफरत का रिश्ता है न? ऋषभ ने अनोखी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, पता नहीं क्या रिश्ता है हमारे, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब तुम्हें कोई छूटा है तो। तुम्हारे आंसू देखकर पूरी दुनिया में आग लगाने का मन करता है। ये सब सुनकर अनोखी बहुत ज्यादा हैरान थी और ऋषभ ने उसे बहुत ही कस के पकड़ रखा था कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ऋषभ ने अनोखी की गर्दन को चूमते हुए कहा, तुम बस मेरी हो और तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दे सकता। तुम पे सिर्फ ऋषभ सिसोदिया की मोहर है। ऋषभ एकदम दीवाना लग गया था। अनोखी के बाल उसने कस के पके और उसे जबरदस्ती किश करने लग गया। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो ऋषभ के सीन पे घुसा मार रही थी, लेकिन ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका दीवानापन अब उसके बस में भी नहीं था। ऋषभ बेरहमी से अनोखी को किश किए जा रहा था, कर अपने हाथों से उसके बदन को सहला रहा था। ऋषभ की आंखें बंद थी और पूरे तरीके से अनोखी को महसूस करना चाहता था। ऋषभ इतने बहक गया था कि उसने अनोखी के होठों को काटना शुरू कर दिए और उनमें से खून निकल दिया। दर्द के मारे अनोखी की आंख में आंसू भर गए और उसने अपनी पूरी ताकत से ऋषभ को धक्का दे दिया, लेकिन ऋषभ ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और इस बार उसके गालों को चूमने लगा। अनोखी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर ऋषभ को धक्का देकर उसके जोरदार चटा आगा दिया और गुस्से में हाथ दिखा के कहा, बंद करो अपना ये पागलपन। क्या वजह है ऋषभ की इस दीवानगी की? क्या ऋषभ सच में भावनाओं में बह गया है या फिर ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा